बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए हम आगाज करते हैं अपने आज के जो दो लेक्चर्स हैं उनका। आज है हमारा वीक नंबर 2। आज हम ना दो एस्पेक्ट्स को जरा पेस में टच करेंगे, जरा स्पीड में टच करेंगे, ठीक है। और बेटा आप लोग कोशिश किया करें 8 से पहले पहले ना अंदर आ जाया करें ताकि फिर लेक्चर के दौरान डिस्टर्बेंस ना हो। अच्छा, आज हमने जो सबसे पहले चीज देखनी है ना वो है फुटप्रिंटिंग। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जब हम कोई भी हैकिंग अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, और हम इसलिए करते हैं कि हमारे खिलाफ कोई और भी कर सकता है, कोई हैकर भी कर सकता है, ठीक है। तो हैकर या हम दोनों इस हवाले से क्या सबसे पहले करेंगे? सबसे पहले हमने उस दिन भी बात की थी लास्ट लेक्चर में अपने, कि हम अपने टारगेट को जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा टारगेट क्या करता है, उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं, उसका टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किस चीज पे मुश्तमिल है, उसके अंदर कौन कौन से एम्प्लॉयज काम करते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहां से मैं उस टारगेट के अंदर घुस के अपना जो रिक्वायर्ड काम है उसको अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके हवाले से जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो फुट प्रिंटिंग के जमरे में आती हैं, फुट प्रिंटिंग के उस एरिया के अंदर फॉल करती हैं। ये दो तरह से फुट प्रिंटिंग परफॉर्म की जाती है, और एक होती है पैसिव फुट प्रिंटिंग और एक होती है एक्टिव फुट प्रिंटिंग। ये पैसिव और एक्टिव जो है ये कुछ सुनी सुनाई बातें लग रही हैं। पिछली बार भी हमने कुछ पैसिव और एक्टिव के बारे में डिस्कशन की थी, याद है? क्या थी पैसिव और एक्टिव, क्या चीज हमने? ठीक है, हमने अटैक के बारे में पैसिव और एक्टिव डिस्कस किया था। तो जो टर्मिनोलॉजीज या जो बिहेवियर एक्टिव और पैसिव का वहां पे होता है अटैक के केस में, सेम टू सेम वही चीज यहां भी होती है, ठीक है। जितने भी पैसिव फुटप्रिंटिंग होंगी वो ऐसी टेक्निक्स होंगी जिसमें हम अपने टारगेट को इंटरेक्ट किए बगैर उससे हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर लेंगे, ठीक है। और एक्टिव में ये होगा कि हम उसके साथ कुछ इंटरेक्ट करेंगे और देन उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन को गेन करेंगे, ठीक है। अच्छा, फुट प्रिंटिंग के बारे में ना मल्टीपल तरह के इस वाले स्टेज के ऊपर ना इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे अगेंस्ट अवर जो भी एनिमी है, हमारा टारगेट है, या इवन हमारी अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हम पेन टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस टारगेट के बारे में, एम्प्लॉयज के बारे में इंफॉर्मेशन ले, उसके एड्रेसेस वगैरह कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से पार्टनर्स हैं, वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रही है अपने टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। उसकी बैकग्राउंड क्या थी, उसके कोई न्यूज आर्टिकल, प्रेस रिलीजेस वगैरह आई हैं, क्योंकि उससे भी हमें बड़ी वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। कोई उसके बारे में लीगल डॉक्यूमेंट नेट वगैरह के ऊपर अवेलेबल हैं, उसकी कौन कौन सी डोमेन और सब डोमेन्स हैं, ठीक है। उसका नेटवर्क ब्लॉक, उसको आईपी का कौन सा ब्लॉक असाइन हुआ है, उसके नेटवर्क की टोपोलॉजीज क्या हैं, क्या उसमें कोई फायरवॉल वगैरह लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, ठीक है। उसके आईपी एड्रेसेस वगैरह क्या हैं, और ऐसे कौन से आईपी एड्रेसेस हैं जो पब्लिक फेसिंग है, यानी कि हम उनको बाहर से बैठ के ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेट पे बैठ के एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में हु इज रिकॉर्ड वगैरह क्या चीजें हैं, डीएनएस के रिकॉर्ड्स क्या हैं उसके, उसके अंदर कौन कौन से वेब सर्वर्स यूज हो रहे हैं, वो किस ओएस के ऊपर मुहित हैं, यानी कि उनके बैकग्राउंड में कौन सा ओएस चल रहा है, वेब सर्वर है कौन सा, एक्चुअली मल्टीपल तरह के वेब सर्वर होते हैं, तो कौन सी वाली कंपनी का वेब सर्वर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रही है, उनकी लोकेशंस क्या क्या हैं, उनके पब्लिकली अवेलेबल जिनके ऊपर हम ईमेल भेज के लाइक कोई फिशिंग अटैक वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना। ईमेल्स वगैरह उनकी क्या क्या हैं जिन जो हमें अवेलेबल मिल जाती हैं, उनकी कोई यूजर नेम पासवर्ड्स वगैरह की डिटेल वगैरह पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। तो जितनी बातें हैं ना, ये सारी इस अटैक वाले जो है ना, ये जो एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ है इसके अंदर मुहित है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि उसके बारे में जो फुट प्रिंटिंग करनी है वो हम थ्रू सर्च इंजन कर सकते हैं, थ्रू वेब सर्विसेज कर सकते हैं, थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ईमेल के हवाले से उनकी कोई फुट प्रिंटिंग करेंगे, हुईस करेंगे, डीएनएस वाली सारी बातें जो पीछे लिखी हुई थी, ठीक है। और इनको फिर मैंने प्रॉपर आप लोगों के लिए मैप कर दिया है कि अगर हमने फॉर एग्जाम्पल फुट प्रिंटिंग करनी है थ्रू सर्च इंजन्स, तो सर्च इंजन्स के लिए हमारे पास हैं कोई गूगल की हैकिंग की टेक्निक्स हैं, इसी तरह गूगल हैकिंग डेटाबेसेस हैं, कोई वीडियो मेटा या आईओटी के सर्च इंजन्स वगैरह हैं, उनके थ्रू हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ना ये प्रॉपर एक जो है ना, एक ये एक हायरार्किकल किस्म का एक इंटरेक्शन बना हुआ है कि जिसके थ्रू आप किस किस एरिया में जाकर
किस किस तरह से आगे प्ले कर सकते हैं। तो इन एरियाज को हम वन बाय वन आज जरा गो थ्रू करते हैं जल्दी से। ठीक है। तो पहली चीज है कि जो हम फुट प्रिंटिंग करेंगे या अपनी टारगेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल्स लेंगे यूजिंग सर्च इंजन। ठीक है। तो लेट्स सी कि सर्च इंजन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या क्या रिवील करते हैं। अच्छा, नॉर्मली जब हम सर्च इंजन यूज करते हैं तो उसको नॉर्मल मतलब, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने माइक्रोसॉफ्ट.कॉम के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो अगर मैं सिंपल अपना गूगल खोल के उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट.कॉम लिख दूं या माइक्रोसॉफ्ट लिख दूं, तो वो मुझे उसके बारे में कुछ ना कुछ डिटेल दे देगा। सबसे पहले तो उसकी वो साइट्स का लिंक्स देना शुरू कर देगा। ठीक है। अगर उसके बारे में कुछ ब्लॉग्स या कुछ न्यूज आई हुई है, उनका लिंक अलग से आ जाएगा। ठीक है। उसके बारे में कोई वीडियोस हैं तो वीडियो के टैब के अंदर गूगल के अंदर आपको वो चीजें मिल रही होंगी। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये एक नॉर्मल वे है इस काम को परफॉर्म करने का जो एक आम यूजर कर रहा हो। गूगल हमें कुछ स्पेशल किस्म के कुछ पैरामीटर्स देता है या कुछ स्विचेस देता है, जिनको यूज करते हुए हम किसी भी वेबसाइट के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में ही कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि ऐसी तमाम डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल जाएं, डॉक्यूमेंट्स लाइक पीडीएफ मिल जाएं या डॉकएक्स फाइल जो होती हैं वर्ड की वो मिल जाएं। तो मैं खास तरह का ऑपरेटर गूगल को दूंगा कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या वर्ड की फाइलें हैं ना, वो जहां जहां अवेलेबल हैं और आपके इंडेक्स में शामिल हैं, वो मुझे दिखा दो। तो उसके लिए खास तरह का ऑपरेटर होगा। ठीक है। या मैं कहता हूं कि ऐसे तमाम वेबसाइट्स के लिंक मुझे दे दो जिनके टाइटल में माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है। ठीक है। उनके जो टाइटल ऊपर लिखा होता है उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, तो उसका भी एक खास तरह का स्विच होगा। वो अगर मैं गूगल को बताऊंगा तो वो फिर मेरी सर्च की जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको रिफाइन करके मुझ तक पहुंचाएगा। ठीक है। उसमें वो रिक्वायर्ड चीजें ही शामिल होंगी जो इस वक्त मुझे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ और मैं उसके बारे में जितने भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, वही जिस तरह वर्ड के डॉक्यूमेंट्स है, वो अगर नेट पे अवेलेबल है और गूगल ने या किसी और सर्च इंजन ने उनको इंडेक्स किया हुआ है, तो मैं उस तरह का खास तरह का एक टैब उसका स्विच दे दूंगा, जिसकी मदद से वो क्या करेगा कि मुझे वो रेलेवेंट सिर्फ डॉक्यूमेंट दिखाएगा जिनके बारे में उस कंपनी की इंफॉर्मेशन है। तो ये कुछ उस तरह के स्विचेस अवेलेबल है जो अगर आप अपना क्यूरी करते हुए गूगल को ये वाले स्विचेस इस्तेमाल कर लें, तो ये आपको जो इनके आगे लिखी हुई पर्पस के अंदर डिटेल्स हैं उसके मुताबिक आपको रिजल्ट दे रहा होगा। जैसे कैशे, तो अगर मैं कैशे कॉलन और आगे माइक्रोसॉफ्ट लिखता हूं, तो ये मुझे वो सारे वेब पेजेस देगा जो एक्चुअली गूगल के कैशे में स्टोर्ड हैं। वो मुझे वो डायरेक्ट वाले लिंक्स नहीं अवेलेबल करेगा। ठीक है। तो अगर मैं देखना चाहता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट अवेलेबल नहीं है इस वक्त, लेकिन वो पहले अवेलेबल थी, अभी वो उस वक्त डाउन स्टेट में जा रही है, तो ज़ाहिर है यकीनन बात है कि गूगल ने शायद उसको कैशे किया होगा अपने पास। ठीक है। तो अगर मैं उसका कैशे वाला वेरिएंट देखना चाह रहा हूँ, तो मैं कैशे कॉलन लिख के आगे वो अपनी सर्च का स्ट्रिंग दूंगा, तो वो मुझे वो कैशे वाले जो पेजेस हैं उनके लिंक्स रिटर्न कर देगा। ठीक है। इस गूगल की जो सर्च की बार है उसके अंदर लिखेगी। ठीक है। मैं आपको आगे एग्जांपल भी एक आध मैंने स्क्रीनशॉट ली होगी, वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है। इसी तरह से ऑल इन टाइटल, अच्छा, ये जो राइट वाली साइड पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ऑल इन यूआरएल लोकेशन, ये सारी वो चीजें हैं जो हमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे देंगी। जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे एचईसी, जिन जिन वेबसाइट के टाइटल में, वो टाइटल जो ऊपर आया होता है ना, उसके अंदर एचईसी का वर्ड आ रहा है, तो मैं कहूंगा इन टाइटल कॉलन और आगे एचईसी लिख दूंगा, तो मुझे सिर्फ वो साइट्स के रिजल्ट्स देगा जिनके टाइटल के अंदर एक्चुअली किसी ने एचईसी लिखा हुआ है। ठीक है। और मैं चाहता हूं कि नहीं, एचईसी के साथ मैं कस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूं। ठीक है। एचईसी और कस्ट दोनों आ रहे हो टाइटल में, तो मैं वहां पे ऑल इन टाइटल यूज कर लूंगा। जब मैं ऑल इन टाइटल कॉलन करके एचईसी कॉमा कस्ट दूंगा, तो वो मुझे ऐसी वेबसाइट्स के लिंक देगा जिनके टाइटल में एचईसी और कस्ट दोनों बातें लिखी हुई आ रही हो, एक नहीं। ठीक है। तो ऑल इन टाइटल का मतलब है कि आपने आगे मल्टीपल कीवर्ड्स दिए और वो सारे के सारे अगर किसी वेबसाइट के टाइटल में आ रहे हैं, तो आप ये इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है। अच्छा, ये और इस तरह की बहुत सारी, इस तरह की जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट की बात की है, तो मैं कह दूं कि मुझे कस्ट सर्च करके दो, लेकिन वो वाला रिजल्ट रिटर्न करो जिसमें वर्ड की फाइलें हो। तो मैं इसके साथ लगा दूंगा, यहाँ पे वो लिखा हुआ नहीं है, फाइल टाइप कॉलन और आगे डीओसी एक्स। तो डीओसी एक्स एक्सटेंशन होती है वर्ड का जो लेटेस्ट वाले वर्जन है उनकी। ठीक है। डीओसी कर दूंगा तो पुराने वाले वर्ड के डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। ठीक है। पीडीएफ कर दूंगा तो पीडीएफ। तो अगर मैं ये देते तो मुझे सिर्फ वो रिजल्ट्स आएंगे जो एक्चुअली वर्ड की फाइलें हैं, ऑनलाइन पड़ी हुई है, उसके अंदर कोई कस्ट का या माइक्रोसॉफ्ट का या किसी भी एक्सवाइजेड चीज का जो मैंने दिए कीवर्ड, उसका वर्ड आ रहा है। ठीक है। अभी याद रखना चूंकि बड़ा मुश्किल होता है ये वाली सारी चीजें कि यार इतनी चीजें हम कहाँ से याद रखें, उसके लिए बड़ा अच्छा काम किया हुआ है एक्सप्लॉइट डीबी वालों ने। एक्सप्लॉइट डीबी वालों ने गूगल हैक डेटाबेस के नाम से एक रिपोजिटरी बनाई हुई है, जिसके अंदर वो सारे के सारे
इस तरह के वो जो एस्पेक्ट्स हैं वो उन्होंने उसके अंदर ऑलरेडी डाल के रखे हुए हैं। तो अगर आप इस यूआरएल पे चले जाएं जो ये सामने आपके लिखा हुआ है एक्सप्लॉइट डीबी की वेबसाइट के ऊपर, तो आपको ये देखें डिटेल में वो सारी तरतीब से ना आपको मुख्तलिफ तरह की ना उन्होंने बनी बनाई क्यूरीज लगा के दी हुई है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देता हूँ कि अगर आप इसकी पहली वाली देखें, तो ये देखें उसने कहा है साइट में दिया है उसने github.com, और आगे टेक्स्ट ये दे दिया बिगन ओपन एसएसएच प्राइवेट की। तो ये एक्चुअली ये आपकी जो प्राइवेट कीज होती हैं वो जो उनका स्टार्ट होता है वो इस वाले टेक्स्ट से हो रहा होता है, ठीक है, और नीचे वो पूरे वो एक पूरा टेक्स्ट सा लिखा होता है गार्बेज सा जो एक्चुअली आपकी प्राइवेट की होती है। तो अगर आप देखना चाहें कि क्या गिटहब पे किसी ने गलती से अपनी कोई प्राइवेट की तो अपलोड नहीं कर दी, ठीक है, गिटहब के ऊपर, तो ये देखें अब ये वाला अगर आप ये वाला डॉट लगा देंगे, ये वाला गूगल हैक का ये क्लिक कर देंगे इसके ऊपर, तो ये वाली एग्जैक्ट फ्रेज अगर आप जब लिखेंगे तो आपको गिटहब की वेबसाइट के ऊपर से ऐसे लिंक्स मिलेंगे जिसमें ये वाली फाइल पड़ी हुई होगी, जिसके शुरू में क्या आ रहा होगा, बिगिन ओपन एसएसएच प्राइवेट की। दैट मीन्स कि ये किसी की प्राइवेट की है जो कि किसी ने गलती से मतलब अपना वो जो गिटहब की रिपोजिटरी बनाते हुए उसने इस फाइल को इग्नोर नहीं किया। नॉर्मली जब आप गिटहब की रिपोजिटरी बना रहे होते हैं तो आप इस तरह की सारी फाइलें जिनमें आपके सीक्रेट्स लिखे होते हैं, पासवर्ड्स हैं, कुछ और कीज हैं, एपीआई की कीज है, उनको आप इग्नोर गेट इग्नोर की फाइल में डाल देते हैं ताकि वो अपलोड ना हो, ठीक है। तो अगर किसी से गलती हो जाए और उसने अपनी गिटहब की रिपोजिटरी सेटअप करते हुए गेट इग्नोर के अंदर ये वाली चीजें नहीं डाली, तो हो सकता है कि जब वो अपने उसको पब्लिश करे अपनी रिपोजिटरी को, तो ऑटोमेटिकली ये वाली वेबसाइट भी वहां पे जाके पब्लिश हो जाए और वहां से आपको उनके सीक्रेट्स मिल जाए इस तरह के, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ना यहाँ से मिल जाएंगी। और इवन इसमें इस तरह की टेक्निक्स भी लिखी हुई है जिसकी मदद से आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैंने आपके लिए एक ही उसी दिन ये मतलब परसों मैंने ये स्लाइड दोबारा से वेरीफाई की थी। तो आप इवन कुछ कैमरास भी फाइंड आउट कर सकती हैं जिनके ऊपर ऑथेंटिकेशन नहीं लगी हुई। आपको पता है आजकल लोग मतलब यहाँ बैठे बैठे मैं अपने घर में अगर कोई कैमरा लगा है तो उसकी मैं व्यू देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ, बट वो ऑथेंटिकेटेड होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जहाँ पे उन्होंने कोई पुराने जमाने के कैमरे लगाए हुए हैं जिनकी ऑथेंटिकेशन नहीं थी या इतनी स्ट्रांग नहीं थी, उस जमाने में सिक्योरिटी का इतना मसला नहीं होता था, तो इसके अंदर कुछ इस तरह के वो हैं कि आप किसी खास तरह के फॉर एग्जाम्पल लिंक्सिस का एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, लिंक्सिस का एक कैमरा है और पुराने मॉडल का है जिसमें ऑथेंटिकेशन नहीं थी, तो आप सिर्फ उसका आईपी वाईपी दे दें तो आपको वो मिल जाता है। तो होता क्या था कि वो आप उसकी जब ये गूगल डॉट के अंदर जाके वो कैमरास वाली उसमें सर्च करेंगे तो उसका भी कोई खास स्ट्रिंग आ रहा होगा ना, उस वो भी वेबसाइट खुलती है ना, तो वेबसाइट में लिखा होता है लिंक्सिस मॉडल 8102 कैमरा और नीचे उसकी वीडियो आना शुरू हो जाती है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल जरूर कह रहा हूँ। तो अगर मैं लिखता हूँ कि मुझे वो साइट सर्च करके दो जहां पे ये वाली फ्रेज लिखी हुई आ रही है कि लिंक्सिस 8104 कैमरा व्यू, तो वो मुझे वो सारी साइट्स ले आएगा जो इसके कैशे में है और जहां पे ऊपर टाइटल में ये वाली चीज आ रही है, ज़ाहिर है ऊपर टाइटल में ये वाली चीज आ रही है तो नीचे कैमरा की फीड भी आ रही होगी। तो मैं बैठ के उस तरह के कैमरास की लाइव फीड भी कैप्चर कर सकता हूँ। और ये देखें मैंने ये दो एग्जांपल्स में जो ये दी हैं, तो देखें ये पहली वाली तस्वीर में जो दरमियान में है इसमें अभी सड़क खाली नजर आ रही है और ये जो साइड पे है इसमें से देखें एक गाड़ी गुजर रही थी तो मैंने इस टाइम इसको कैप्चर कर लिया, ठीक है ना। तो मतलब ये लाइव इस वक्त जो है फीड आ रही थी। बताने का मकसद ये है कि इस तरह की जो पुराने जमाने की चीजें वो भी आप कर सकते हैं। तो इससे हट के सिर्फ ये कैमरा ये गूगल हैक डीबी नहीं है, आप एफटीपी के सर्वर्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एफटीपी सर्वर है जिसका नाम है माई एफटीपी, तो वो जो उसकी एक्सेस वाली वेबसाइट है वहां पे ऊपर लिखा हुआ आता है माई एफटीपी सर्वर 4.1, ठीक है। तो आप इसके उस सर्च में बोली फ्रेज डाल दें कि माई एफटीपी सर्वर 4.1 वाली मुझे सर्च करके दो, जितनी भी गूगल के कैशे में ऐसी साइट्स हैं जिनके ऊपर ये माई एफटीपी 4.1 आ रहा है उनकी आपको लिंक्स दे देगा। तो आप उनको वन बाय वन करके लिंक खोलेंगे तो आपको वही एफटीपी की वेबसाइट्स मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। कुछ और डिवाइसेज हैं कोई राउटर्स हैं, तो आपको पता है कि हर एक का एक खास तरह का इंटरफेस होता है, खास तरह का टाइटल आ रहा होता है, खास तरह का उसमें डाटा आ रहा होता है वेबसाइट्स में ना। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में पीटीसीएल का राउटर लगा हुआ है तो उसका खास तरह का एक इंटरफेस होगा, एक खास तरह का लॉगिन का बॉक्स होगा, ऊपर टाइटल आ रहा होगा कि पीटीसीएल वेब लॉगिन वट जो भी है, ठीक है, या नया टेल का होगा। तो आप इस तरह की कोई डिवाइसेस सर्च करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जी बेटा आपका क्वेश्चन। डिफॉल्ट एफटीपी में इंक्रिप्शन होती है। बाय डिफॉल्ट जो नए वाले हैं उसमें तो होती है, तो कौन सा वर्जन है 4.1? मल्टीपल है ना, मतलब बहुत सारे कंपनी एफटीपी के सर्वर बना रही होती है। एक कंपनी तो नहीं है ना कि बंदा के कि एक ही कंपनी है वही एफटीपी का सर्वर बना रही है। तो आपको मेरे ख्याल में 50+ एफटीपी के सर्वर्स के मिल जाएंगे। जैसे आपने अगर डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप वर्ड में भी बना सकते हो, ओपन ऑफिस में भी बना सकते हो, गूगल डॉक में भी बना सकते हो, ये सारे आपको एक वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाने की प्रोविजन देते हैं। मैं प्रोटोकॉल में कह रहा हूँ सिंपल नहीं, एफटीपी डिफॉल्ट प्रोटोकॉल में इंक्रिप्शन होगी। देखिए एचटीटीपी का डिफॉल्ट प्रोटोकॉल जो है ना वो तो ऑथेंटिकेशन का उसका अलग फेज है, ठीक है। फाइल ट्रांसफर का अलग फेज है, बाइनरी और टेक्स्ट वाली फाइल का अलग ट्रांसफर का फेज है। अब उन्होंने वो सारी चीजें
अपने प्रोटोकॉल में आरएफसी में मेंशन कर दिए, ठीक है। कौन सा सर्वर उनको इम्प्लीमेंट करता है, कौन सा सर्वर इम्प्लीमेंट नहीं करता, ये डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, एक गलत बात जो एफटीपी में आती है वो ये कि ये बेसिकली इनक्रिप्टेड नहीं होता। जो डिफॉल्ट वाला है जिसकी आप बात कर रहे हो, वो इनक्रिप्टेड नहीं होता, ओपन होता है। तो बेशक आप लॉगिन करके जाओ या बगैर लॉगिन करे जाओ, अगर एक बंदा वायर शार्क से आपकी वायर टाइपिंग कर रहा है तो वो सारी की सारी अनएनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन को गेन करके अपने पास वो फाइल को रिक्रिएट कर देगा, ठीक है। जो नए वाले एफटीपी के प्रोटोकॉल्स हैं, जो अपडेटेड उसके आरएफसीज आई हैं, उसके अंदर उन्होंने इंक्रिप्शन डाल दिया, एसएफटीपी कर दिया उसको, सिक्योर एफटीपी, ठीक है। तो नॉर्मल एफटीपी में ऑथेंटिकेशन पहले भी थी, लेकिन उन्होंने बनाया हुआ उसको इस तरह से था फाइल शेयरिंग के लिए, पुराने जमाने में जब आरपानेट वगैरह होता था, कि वो एनोनिमस लॉगिन के ऊपर चले जाते थे। लॉगिन होता था बट एनोनिमस से होता था। एनोनिमस से मुराद ये कि आपका मतलब एक एक्स वाई जेड लॉगिन, ठीक है। तो वो डिफॉल्ट में वो एनोनिमस लॉगिन करवा देता था, अनलेस आप उसकी वो बिट ऑन ना करवाएं कि आपने यूजर नेम और पासवर्ड से ऑथेंटिकेट करना है। लेकिन स्टिल अगर आप यूजर नेम पासवर्ड से भी करते हैं तो अनइनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होती थी, वो पासवर्ड आपका रिवील हो सकता था अगर आप उसकी वो कर रहे हो, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब ये तो सिर्फ है सादे सर्च इंजन। अब सपोज अगर हमने कोई डिवाइसेस वगैरह ढूंढनी है, ठीक है, या किसी कंपनी के बारे में कोई इन डिटेल इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, तो उसके लिए एक बड़ी जबरदस्त एक सर्च इंजन है, उसका नाम है नेटक्राफ्ट, ठीक है। नेटक्राफ्ट को यूज किया जा रहा होता है। नेटक्राफ्ट में आप लिख देना microsoft.com, तो microsoft.com के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल टारगेटेड इंफॉर्मेशन सिर्फ उस कंपनी के बारे में दे देगा। उसका प्रोफाइल क्या है, उसकी यूआरएल्स क्या है, उसकी सब डोमेन्स क्या है, वो उसके सर्वर्स कौन कौन से हैं जो इसके पास लिस्ट के अंदर है, ठीक है। तो हेल ऑफ इंफॉर्मेशन आपको इस नेटक्राफ्ट की साइट से मिल जाती है। जी बेटा, आपका सवाल था। सर अगर किसी स्पेसिफिक साइट की किसी सीईओ वगैरह की डेफिनेशन और बल्क में इमेज बेटा आगे आ रहा है, पता है आप लोग अच्छा मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं ना सवाल के बारे में आपको खुद ही टाइम दूंगा। जैसे पिछला सेक्शन कंप्लीट हुआ ना सर्च इंजन वाला, तो मैं खुद से कहूंगा कि आपका कोई सवाल है, क्यों कि जो भी आपने सवाल पूछे एग्जैक्टली वही है जो आगे आना है। जब मैंने कहा था ना कि वो 5-6 लिस्ट में है, तो उसके बारे में कंपनी वालों को भी टच करेंगे, ठीक है। जो सीईओ वगैरह वाली चीजें आप पूछ रहे हो ना, वो आएंगे भी आगे, ठीक है, अगली स्लाइड्स में कुछ 10-12 स्लाइड्स के बाद आएंगे, ठीक है। तो नेटक्राफ्ट आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बिल्कुल आपको ना एक तरह का आप समझ ले हलवा बना कर दे देगा, कि जिनको आप पढ़ के उस कंपनी के टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी चीजें जान जाएंगे, ठीक है। इसकी जो पब्लिक वाला जो इसका इंटरफेस है वो आपको रिलेटिवली लेस इंफॉर्मेशन देता है, और अगर आपने इसका वो जो प्रॉपर परचेस्ड लॉगिन लिया हुआ हो तो उसमें तो आपको कंपनी के राउटर्स, उनके लिंक्स, उनके इवन बाजुकात मॉडल तक मिल जाते हैं इसी से, ठीक है। ये जो नेटक्राफ्ट की वेबसाइट है। इसी तरह हम फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि हम किसी कंपनी की सब डोमेन्स फाइंड करें। उसकी वजह मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी कि बहुत सारी चीजें एक तो फ्रंट एंड पे होती हैं जो पब्लिक के लिए होती हैं, कुछ होती हैं जो उनके इंटरनल मकासद के लिए भी इस्तेमाल हो रही होती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम गूगल की एग्जांपल लेते हैं, तो गूगल ने एक तो हमें दिया हुआ है drive.google.com, ठीक है। हम उस पर जाते हैं, उसको कहते हैं कि क्रिएट करो स्प्रेडशीट, तो स्प्रेडशीट क्रिएट कर देता है, कहीं डॉक क्रिएट करो तो डॉक क्रिएट कर देता है, कहीं प्रेजेंटेशन क्रिएट करो तो प्रेजेंटेशन बना देता है। लेकिन इसके लिए डायरेक्ट लिंक्स भी अवेलेबल है सब डोमेन्स, क्या docs.google.com, sheet.google.com, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट sheet.google.com पे चले जाओ तो आपके सामने जो इंटरफेस आएगा ना, उसमें सिर्फ एक्सेल की शीट आपकी आ रही होंगी जो आपके अकाउंट में बनी हुई है, ठीक है। और आप न्यू करोगे तो आप एक्सेल की शीट ही बना सकोगे, आप बाकी वर्ड एक्सेल वाली चीजें और ये वाली चीजें नहीं बना सकोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली उन्होंने क्या किया, ये एग्जांपल होगी आपकी सब डोमेन की, कि एक खास काम करने के लिए उन्होंने एक अलग से सब डोमेन का यूआरएल बना दिया। फॉर एग्जाम्पल कि जिन लोगों ने सिर्फ एक्सेल ही में काम करना है, तो बजाय इसके वो पहले docs.google.com पे जाएं और वहां पे न्यू करें, फिर वहां से एक्सेल सेलेक्ट करें या शीट सेलेक्ट करें, उसके सिंपल sheet.google.com लिखेंगे तो डायरेक्ट अपना काम कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह आप लोग हैं, आप लोग अगर कस्ट की वेबसाइट पे जाओगे तो आप लिखोगे www.cust.com और उस पर सारे काम करोगे। हो सकता है उन्होंने फैकल्टी के लिए एक अलग से एक यूआरएल बनाया हो जिसका नाम हो faculty.url.com। तो अब जिस बंदे ने अपना डेली का काम करना है फैकल्टी का, तो उसको क्या जरूरत है कि पहले वो www.cust.edu.pk पे जाए, फिर वहां पे ऊपर क्लिक करे, फिर वहां पे वो लिस्ट खुले, फिर उसमें से फैकल्टी पोर्टल के ऊपर क्लिक करे, आगे जाए, उसको एक सिंपल सा यूआरएल मिल गया faculty.portal या faculty.cust.edu.pk, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपनी मेन वेबसाइट पे इस लिंक को वहां पे मेन्यू में दिया हुआ ही ना हो, ताकि आम बंदों को ये नजर ना आए। सिर्फ जो फैकल्टी के लोग हैं उनको ये पता हो कि जी अगर हमने अपना कोई काम करना है, कोई अटेंडेंस एंटर करनी है, तो ये faculty.cust.edu.pk पे जाएंगे तो हमें ये वाला काम मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें बाहर नजर नहीं आएंगी, जो बंदा वेबसाइट ब्राउज करेगा उसको नजर नहीं आएंगी। बट अगर आप ये सब डोमेन फाइंडर वाले टूल्स इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेंगे कि ये आपको उस कंपनी के बारे में जितने भी सब डोमेन्स हैं उनको मुख्तलिफ टेक्निक से इस्तेमाल करते हुए, जैसे उसका जो डीएनएस का सेटअप है, सारा डीएनएस का जोन है, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल के आपको लाके दे देंगे। अब आपको बाहरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होगी, ठीक है।
इसके लिए नेटक्राफ्ट भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेटक्राफ्ट भी एक आपको एक कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स बता देता है, तो उसमें सब डोमेन्स भी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आप डिफरेंट तरह के टूल्स हैं, जैसे सब लिस्टर है, ठीक है, काली लिनक्स का। तो अगर आप इसको लगा दें, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर ब्लैक वाली स्क्रीन में दिया हुआ भी है कि सब लिस्टर -v से वर्बोस आ जाता है, जरा रिजल्ट डिटेल में आता है, -d फॉर डोमेन, और आगे काली डॉट ओ आर जी दे दिया है। तो उसने मुझे काली डॉट ओ आर जी की जितने भी सब डोमेन्स हैं जिनके एंड में काली डॉट ओ आर जी आ रहा होता है, उसने सबकी लिस्ट निकाल के मुझे दे दी, ठीक है। इसके ऊपर मैं वन बाय वन टेस्टिंग कर सकता हूँ आगे, या जो भी एक्टिविटी करनी है वो कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी वो है। अच्छा, जिस तरह हमने ये किसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ली ना, तो उस तरह अगर हम किसी डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड इस वाले से यूज होता है, जैसे हम लोगों के लिए सर्च के लिए गूगल एक स्टैंडर्ड है, तो हमने जब भी कुछ सर्च करना होता है हम google.com खोल के इसमें सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइसेस के लिए जो एक स्टैंडर्ड इंटरफेस या एक सर्च इंजन यूज होता है वो है शोडान। शोडान डॉट आईओ पे अगर आप जाएं, तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाया कि मॉक्सा एक कंपनी है जिसका एक ये एन पोर्ट 5100 सीरीज का एक ये राउटर टाइप चीज है, ठीक है। तो अगर आप शोडान में जाके आप मॉक्सा इन पोर्ट लिखें, तो आपको ये डिटेल दे देता है, और ये मे बी आपको इससे थोड़ी सी कम डिटेल मिले अगर आपका नॉन लॉग इन वर्जन है, मेरा परचेज वर्जन है, तो उसमें से वो मजीद डिटेल्स भी दिखा रहा है। तो इसने मुझे बताया कि मॉक्सा के एन पोर्ट वाले जो डिवाइसेस है ना, वो इन आईपी पे अवेलेबल हैं, और ये मुख्तलिफ दुनिया में जहां जहां पे भी लगी हुई है वहां पे अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो मैंने उसमें से फॉर एग्जाम्पल पहली वाली पे क्लिक किया, 147, 47, 153 और 230। तो इसने मुझे बताया कि कोरिया के अंदर, सेल की नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये डिवाइस इंस्टॉल हुई है, ये वाली, ठीक है। और उसकी फिर नीचे आगे फर्दर डिटेल्स वगैरह वो दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी खास डिवाइस के बारे में अपडेट लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक डिवाइस का नया नया कोई हैक आ गया, कोई वल्नरेबिलिटी आ गई, अब आप चेक करना चाहते हैं कि वो डिवाइस कहाँ कहाँ इंस्टॉल है, तो मैं उस पर टेस्ट करूं कि क्या ये हैकेबल है कि नहीं है। ये इलीगल काम है, मैं आपको वैसे एक पाथ बता रहा हूँ, क्योंकि यही पाथ हैकर भी फॉलो कर रहे होते हैं, कि अगर आपके पास एक कोई डिवाइस लगी हुई है और उसके अंदर वो वल्नरेबिलिटी कहीं पे पता चला कि नई वल्नरेबिलिटी आई है इस वाली डिवाइस की, तो हैकर भी क्या करेगा कि शोडान डॉट आईओ पे जाएगा, उस डिवाइस का नाम लिखेगा। तो जैसे यहाँ पे सेल नेशनल यूनिवर्सिटी की यहाँ पे ये डिवाइस आ रही है ना, तो उस तरह आपकी यूनिवर्सिटी की या आपके सेटअप की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की भी डिवाइस इस तरह से हो सकता है कि शेडॉन डॉट आईओ ने उसको अपने पास लिस्ट किया हुआ हो, और वहां पे लिंक आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो सिंपल इस वाले आईपी पे जाएगा, जो इसका पब्लिक आईपी, और वहां पे उस हैक को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। तो आपने अपनी कंपनी का जिसको आप सेव करना चाह रहे हैं, उसका अपने शुडान डॉट आईओ के ऊपर जाके डिटेल्स वगैरह चेक करते रहने हैं, जो भी आपका अपना टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। इसी तरह जो सेंसस डॉट आईओ है, जो जिस तरह शुडान डॉट आईओ हमें प्रोवाइड करता है चीजें रिगार्डिंग डिवाइसेस, यानी कि वो जो आपकी मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेस होती हैं, तो ये जो सेंसस डॉट आईओ है ना, ये आपको प्रोवाइड करता है आपकी सर्वर्स और डिवाइसेस रेलेवेंट टू योर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक्सपोज हो रही है इंटरनेट के ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सर्च जब एग्जीक्यूट की, तो मैंने इसे कहा कि मुझे ऐसे करो कि तुम मुझे ना curse.edu.pk के बारे में डिवाइसेस बताओ, तुम्हारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो उसने मुझे बताया कि जो ये आपकी ये जो यूआरएल है, इसके बारे में मुझे ये कुछ आईपीज मिले हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि आईपीज आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें से मैंने इस वाले आईपी पे क्लिक किया, तो इससे मुझे इसके बारे में कुछ मजीद डिटेल्स देना शुरू कर दी कि इसके ऊपर क्या क्या होस्ट हुआ हुआ है, इसका कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या क्या चल रहा है, और इस तरह से रेलेवेंट डिटेल्स दे रहा है, और ये कहाँ पे होस्ट हुई हुई है, ठीक है ना। तो ये सारी उसने डिवाइसेस देना शुरू कर दी। तो जब आप लोग, अब आप लोग जो है ना, आप लोगों को हम तैयार कर रहे हैं कि जब आप यहाँ से पास आउट होंगे, तो आप जाएंगे एज ए, समझ ले, एक एथिकल हैकर या एक पेन टेस्टर के तौर पे, कि जब आप किसी कंपनी की सिक्योरिटी को ब्रीच होने से बचाने के लिए जा रहे हैं, तो आपने इन सब जगहों पे जाके देखना है कि आपकी क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सपोज हो रही है, ठीक है। और उनकी मदद से हैकर क्या फायदा उठा सकते हैं। जाहिर है, अब आपको पता चल गया कि उस वाले सर्वर पे दो पोर्ट्स ओपन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस पे हो सकता है कि 22 नंबर पोर्ट भी ओपन हो रही होती है एसएसएच की, तो आप कहते हैं नहीं, ये तो गलत बात है, क्योंकि अगर ये पब्लिकली 22 नंबर पोर्ट एक्सेस हो सकती है, तो कोई बंदा यहाँ पे बैठ के एसएसएच का ब्रूट फोर्स अटैक आप पे लॉन्च कर सकता है, और अगर उसको खुदा न खास्ता वो ब्रूट फोर्स के थ्रू पासवर्ड मिल जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो आपके सिस्टम के अंदर, सर्वर के अंदर लॉगिन कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर 80 और 443 है, तो उसका मतलब है सिक्योर है। क्यों? क्योंकि 80 और 443 दोनों वेब सर्विसेज देने के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो ऑटोमेटिकली चूंकि इनका वेब सर्वर होगा, तो इसने 80 और 443 ओपन करनी है, तो लोग आपकी वेबसाइट ब्राउज कर सकेंगे ना, वरना तो ब्राउज, तो इसका मतलब है कि ये हमारी चीज सिक्योर है, ये दो पोर्ट्स ओपन है, ये हमारी इंटेंडेड पोर्ट्स है। यानी कि आप इसमें देखोगे ना कि जिस सर्वर की लिस्टिंग यहाँ पे आ रही है, उस पे जो पोर्ट्स ओपन है, क्या ये वही पोर्ट्स ओपन है जो वाकई मैंने ओपन करवाई है पब्लिक के लिए, या उसके अलावा भी कुछ चीज ओपन है। अगर उसके अलावा भी कोई चीज ओपन है, तो आप फिर अपने पास बंद करोगे उसको, ताकि पब्लिक उसको या कोई उसको मिसयूज ना कर सके, ठीक है। और इसी तरह यही वाली सेम टू सेम चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि नेटक्राफ्ट जो है वो भी आपकी कंपनी के बारे में
डिटेल्स बड़ी डिटेल में देता है। तो नेटक्राफ्ट भी आपको इसी तरह की सारी इंफॉर्मेशन वहां पे साथ प्रोवाइड कर रहा होगा। तो मल्टीपल तरह की साइट्स हैं। अगर आपने टेक्निक देखनी है कि आपने अपनी कंपनी के डिवाइसेस के बारे में एक्सपोज जो इंफॉर्मेशन है नेट के ऊपर, वो आपने सर्च करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, और उसको देखना है कि उससे क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई थ्रेट या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा, ये तो बातें थी हमारी किसी कंपनी के टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो सर्चेज आ रही होती है। ठीक है। अब हम आते हैं बोली बात जो इस बच्चे ने सवाल पूछा था, क्या हम किसी कंपनी के सीईओ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी कंपनी के मजीद डिटेल। सिर्फ सीईओ नहीं, उसके बारे में बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं। क्या क्या? कंपनी की वेबसाइट, उनके एम्प्लॉयमेंट के ऐड, सर्च इंजन वगैरह में उनके बारे में क्या डिटेल्स आ रही हैं। ठीक है। उसके बाद उनकी कोई प्रेस रिलीजेस या एनुअल रिपोर्ट्स आई हैं, बिकॉज हर कंपनी अपनी अचीवमेंट के बारे में अपनी एनुअल रिपोर्ट में तस्करा करती है कि इस साल हमने ये अचीव कर लिया, अगले साल हम ये करने जा रहे हैं। तो उससे आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि अच्छा ये लोग इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उनके ट्रेड जर्नल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में अगर उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, कोई पेटेंट्स और ट्रेडमार्क उनके कोई रजिस्टर्ड है कि नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है पेटेंट और ट्रेडमार्क के अंदर आप अपनी जो आपने रिसर्च करके चीजें इन्वेंट की होती हैं, प्रोडक्ट्स, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। और बड़ी डिटेल में होती है पेटेंट्स में। वो इसलिए होती है कि कोई और बंदा आपकी उससे जात को चुरा ना सके। तो मैं वहां से आइडिया ले सकता हूँ कि अच्छा कंपनी इस तरह की चीजें बना रही है, इन एरियाज में काम कर रही है। ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग के बारे में, उनके एम्प्लॉयज के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेते हो और कोशिश करते हो कि एम्प्लॉयज को फिशिंग अटैक करके या किसी और तरीके से ल्यूर करके उनसे कुछ इंफॉर्मेशन निकलवा सको, और इस तरह से बाकी सारी चीजें। ठीक है। डिटेल्स वगैरह आ रही होती हैं। ठीक है। अच्छा, इसके लिए कुछ वेबसाइट्स दी हुई हैं कि अगर आप चाहें, लेकिन ये आपने ख्याल रखना है कि चूंकि ये ज्यादातर काम पाकिस्तान में जरा इतना ज्यादा अभी तरवीश नहीं पा रहा, ग्रेजुअली ये लोगों को अवेयरनेस आ रही है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपको यूएस की कंपनीज के बारे में, यूके की कंपनीज के बारे में, तरक्की याफ्ता ममालिक की कंपनी के बारे में तो बड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देगी। ठीक है। पाकिस्तान में तो लोग अपने बिजनेसेस को रजिस्टर भी करवाते हैं एससीसीपी से। ठीक है। करवा भी ले तो उतनी ज्यादा असल इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो आपको यहाँ से रेलेवेंट डिटेल्स बड़ी कम मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखना चाहूँ किसी भी XYZ पाकिस्तानी कंपनी की कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या आ रही है पिछले अरसे में, तो अगर तो वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, तब तो उनके ऊपर चूंकि मैंडेटरी है कि उन्होंने एससीसीपी के साथ की सारी फाइलिंग करनी है, तो वो तो मुझे मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप किसी आम XYZ कंपनी को, पाकिस्तानी कंपनी के बारे में देखें कि इसने पिछले साल के इसके क्या रिजल्ट्स रहे हैं फाइनेंशियल, वो शायद आपको ना मिले। ठीक है। तो लोगों ने दो बुक्स रखी होती है, FPR के लिए और एक अपने एक्चुअल बिजनेस के लिए, इस तरह के चक्कर चल रहे होते हैं। तो आपको रियल डिटेल्स, इनकी जो वेबसाइट्स हैं ये वाली, मैं आपको बताने का मकसद ये था, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगी इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए कि व्हेन डिड दिस कंपनी बिगिन, हाउ डिड इट डेवलप, व्हाट आर द कंपनी प्लान्स, व्हाट एक्सपर्ट ओपिनियन से अबाउट द कंपनी, ये सारी आपको यूएस या इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनीज है उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है। लोकल लेवल की नहीं मिलेगी। अब हम आगे इसकी एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक साइट है peoplesfinder.com। ठीक है। यह एक हार्वेस्टर टूल भी है जो हमने पहले भी बताया था। उसके थ्रू भी आप जो है ना इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी कंपनी के बारे में। तो आप इसके अंदर मैंने फॉर एग्जाम्पल टॉम हैंक्स मेरे फेवरेट अदाकार है, तो उनके बारे में मैंने लिखा है टॉम हैंक्स के बारे में, ये पीपल फाइंडर के अंदर जाके। तो उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस लिए कि क्या आप मुझे जरा थोड़ा सा मजीद रिफाइन कर दें सर्च को, कि टॉम हैंक्स, उसने मुझे 3 स्टेट्स के नाम दे दिए। ठीक, जब मैं सर्च कर रहा था कि आपके जो रिक्वायर्ड पर्सन है, क्या आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि क्या ये इन 3 में से किसी एक स्टेट में रहता है या आपको नहीं पता। मतलब वो कह रहा था कि यस, नो एंड आई डोंट नो। ठीक है। तो मुझे पता था कि वो किस स्टेट में रहते हैं, तो मैंने कहा ओके, ये न्यू जर्सी वाली जो स्टेट है इसके अंदर रह रहे होते हैं। ओके फाइन। उसने फिर उसके बाद 2-3 कि इज ही 30 ईयर्स और प्लस, तो यस, नो या आई डोंट नो। ठीक है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल 30 ईयर प्लस है, तो मैंने उस पर यस कर दिया। तो उससे 1-2 सवाल और पूछे जिनके बारे में मुझे आइडिया नहीं था। उसके बाद उसने मुझे लिस्ट में से निकाल के कोई तरतीब से ये कुछ इंफॉर्मेशन दे दी कि इस तरह के नामों के ये बंदे हैं। तो मैं ग्रेजुअली इस पर क्लिक करता रहूंगा, तो हो सकता है कि वन फाइन, मतलब 3-4 इटरेशन के बाद, 6 इटरेशन के बाद मैं अपने उस पिन पॉइंट टॉम हैंक्स तक पहुंच जाऊं जिसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा था। जब उस पेज पे जाऊंगा तो फिर टॉम हैंक्स के बारे में जितनी डिटेल इसने अपने पास गैदर करके रखी है, कब पैदा हुए थे, इनका सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या है, इनका ईमेल क्या है, वगैरह वगैरह, एड्रेस क्या है, इस तरह की इंफॉर्मेशन दे देंगे। लेकिन स्टिल वो जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो फिर इनके पेड उसमें अवेलेबल होती है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जॉब सर्च, अब ये मैंने आपके लिए एग्जांपल के तौर पर एक जॉब सर्च करवाई। तो मैंने कहा जी मुझे ना नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब सर्च करके दो, तो उसने मुझे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब सर्च कर दी। ठीक है। उसमें से मैंने जब एक पे क्लिक किया तो उसने मुझे कहा कि प्रेफर्ड स्किल, उसमें नीचे लिखा हुआ था कि आपकी एजुकेशन ये होनी चाहिए, फलां ये होना चाहिए। तो नीचे लिखा हुआ था प्रेफर्ड स्किल्स, उसमें उसने लिखा हुआ था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर। ठीक है। और क्लाउड बेस्ड नेटवर्किंग, और पालो अल्टो फायरवॉल की फेमिलियरिटी आपको चाहिए। तो उससे मुझे क्या पता चल रहा है कि कुछ तो इनके सर्वर अमेजन वगैरह पे या गूगल क्लाउड वगैरह पे इन्होंने होस्ट किए हैं, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि आपकी क्लाउड वाली वो एक्सपर्टीज चाहिए। ठीक है। नंबर 2, फायरवॉल इन्होंने कौन सी लगाई हुई है?
पॉलो ऑल्टो की, क्योंकि उन्होंने कहा कि उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसका मतलब है वो इसीलिए नॉलेज होना चाहिए कि वो लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। और विंडोज सर्वर और नैस जो है ना, मतलब इनका जो सेटअप है वो विंडोज सर्वर बेस्ड, लिनक्स बेस्ड नहीं है, विंडोज सर्वर बेस्ड है। तो उसका मतलब है कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने हैक करना है तो मैं इस पे विंडोज सर्वर वाले अटैक लगाऊंगा जब इनके सर्वर के ऊपर, तो चांसेस है कि वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। और लिनक्स वाले में पूरा साल लगा रहूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज वहां पे तो एक्चुअली लिनक्स चल ही नहीं रही होगी, ठीक है। तो देखिए, जॉब पोस्टिंग से मैंने उनकी टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन गेन कर ली। Got it? ठीक है। गूगल मैप से हम उनकी, मतलब वहां पे उनका अगर एड्रेस दिया हुआ था तो एड्रेस को मैं गूगल मैप पे सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो वहां पे जाके गूगल अर्थ के ऊपर जाके तो मैं उस कंपनी के आसपास के सराउंडिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने उस कंपनी का वायरलेस हैक करने की कोशिश करनी है, वाईफाई हैक करने की कोशिश करनी है, तो मैं देखूंगा कि अच्छा, इस कंपनी के आसपास कोई कौन कौन सी बिल्डिंग्स है, उसमें कोई कैफे वगैरह है जो कि इतनी प्रॉक्सिमिटी में हो कि मैं वहां बैठ के वहां पे अपना, मतलब आराम से चाय भी पीता रहूं, कॉफी भी पीता रहूं, और साथ अपना अटैक लॉन्च कर दूं, ठीक है। अगर उस कंपनी के आसपास मैं देखूंगा कि काफी बड़ा कोई ओपन एरिया है तो मैं कहूंगा नहीं यार, अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि, जिस तरह आप कस्ट के एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे अगर पार्किंग है और पार्किंग के बाद बाहर बाउंड्री वॉल है, तो इतनी दूर तक तो मेरा वाईफाई वाला हैक कामयाब नहीं होगा। अब मुझे कोई ऑल्टरनेट वे सोचना पड़ेगा। फिर मैं देखूंगा अच्छा, यहाँ पार्किंग बनी हुई है, तो ओके फाइन, मैं यूं करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह से कार्ड दिखा के कुछ करके पार्किंग में घुस जाऊं, तो एटलीस्ट मैं इतने रेंज में आ जाऊंगा कि वहां पे मुझे इसके वाईफाई के सिग्नल आने शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये सारी प्लानिंग आप घर बैठ के बगैर कंपनी को पिंग किए गूगल अर्थ के ऊपर से देख के आप प्लान कर सकते हो कि किस तरह का आपने अटैक करना चाह रहे हो, और उसके लिए मेरे लिए फीजिबल लोकेशंस या जगह अवेलेबल है कि नहीं, सही। इसी तरह फाइनेंशियल इन्फो आप देख सकते हैं, गूगल फाइनेंस के ऊपर जाएं, उस कंपनी का नाम लिखें तो आपको उसके बारे में पूरी हिस्ट्री, उसके ट्रेड्स कैसे हो रही हैं, क्या क्या उसके शेयर सेल हुए हुए, किन किन एरियाज में उस कंपनी की एक्सपर्टीज है, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये नॉर्मली यहाँ पे ट्रेडर्स और ये लोग इन चीज़ों को, इन टूल्स को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हैकर भी इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए उसमें उसमें से अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है। इसी तरह ओपन कॉर्पोरेट्स डॉट कॉम है, इसके ऊपर जाके जब आप किसी कंपनी के बारे में लिखते हैं तो ये आपको उस कॉर्पोरेशन का स्ट्रक्चर क्या है, उसके सीईओ कौन है, ठीक है, उसके अंदर जो मेन उसके कौन कौन से ब्रांचेस या उसके हेड्स या उसके सेक्शंस बने हुए हैं, उनको हेड कौन कौन कर रहा है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो उन्होंने वहां पे फाइल की हुई होती हैं। पाकिस्तान में वो एससीसीपी में फाइलिंग हो रही होती है, लेकिन एससीसीपी इस तरह की इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं करती है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन वहां पे आपको ये वाली चीजें पब्लिकली मिल जाती है, तो वहां से जाके आप उनके सीईओ वगैरह कौन कौन है, ताकि कल को आप उन पे फिशिंग अटैक करवाना चाहें किसी सीईओ के ऊपर, तो आपको यहाँ से उसके बारे में डिटेल मिल जाएगी, उसके आप जाके सोशल मीडिया के अकाउंट्स वगैरह देख लें, वो आगे आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आप किसी कंपनी के बारे में, गूगल का बड़ी चीज की हमें सर्विसेज दे रहा होता है। गूगल अलर्ट किसी ने यूज किया? गूगल अलर्ट, गूगल अलर्ट ये है कि गूगल अलर्ट, मतलब अलर्ट डॉट गूगल डॉट कॉम पे चले जाएं, आप किसी चीज के बारे में जो अलर्ट लेना चाह रहे हैं वो आप उस पर लिख दें, और आगे उसकी फ्रीक्वेंसी बता दें कि मुझे आपने डेली की समरी देनी है इसके बारे में, ठीक है। तो अगर मैं गूगल अलर्ट में जाके लिखता हूँ कि कस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, ठीक है, और मुझे डेली आपने एक वो देनी है, तो गूगल क्या करेगा कि उसके इंडेक्स में जो भी डेली बेसिस पे कस्ट के बारे में कुछ चीजें ऐड होंगी ना, उनकी एक समरी बना के मुझे इस तरह से प्रोवाइड कर देगा कि कस्ट के बारे में ये न्यूज आई है, ये कोई इसके अंदर चेंज आई है, इस तरह की कोई अपडेट आई है, ठीक है ना। तो मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन अपडेट मिलना शुरू हो जाएगी, बजाय इसके कि मैं रोज जाके ढूंढता रहूं, ठीक है। उसकी जगह गूगल मुझे एक थोड़ी सी समरी बना के भेज देगा, उसमें लिंक्स आ रहे होंगे, अगर उनमें से किसी लिंक को मैंने एक्सप्लोर करना है तो मैं ऑटोमेटिकली उस लिंक को एक्सप्लोर कर दूं, ठीक है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना हम इस चीज को देखें। चलें आगे। अच्छा, जैसे हमने वहां से किसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली, फॉर एग्जाम्पल वहां से हमें उसके सीईओ वगैरह के नाम पता चल गए, अब मैं देखना चाहता हूँ या उस कंपनी के अपने पेजेस भी होंगे, लिंक्डइन का पेज होगा, फेसबुक का पेज होगा, इस तरह की चीजें, ट्विटर वगैरह के हैंडल्स बने होंगे, ठीक है। तो अगर मैं उसके, मतलब पेजेस को विजिट करूं, उससे भी मुझे बड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे अगर कंपनी कोई इवेंट होस्ट कर रही है, ठीक है, तो उन्होंने यकीनन अपने फेसबुक पेज पे इसके बारे में एडवर्टाइज किया होगा कि हमारा जो है ना अगले संडे को एक खास तरह का फला इवेंट हो रहा है, ठीक है। तो मैं कहूंगा ओके, ये मेरे पास एक पाथ है कि मैं उस दिन इस इवेंट में एज ए पार्टिसिपेंट बन के जाऊं और एक जरा चक्कर लगा के आके देख लूं कि किस तरह का एरिया है, किस तरह का ऑफिस है, क्या हिसाब किताब है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अटैकर फिर क्या करते हैं कि इस चीज के लिए सोशल मीडिया के ऊपर अपनी फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी को अगर इंजीनियर चाहिए था, आपको पता चल गया, तो आप क्या करते हैं, अपनी बड़ी जबरदस्ती इंजीनियर की एक वेबसाइट बनाते हैं या अपना फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। उसमें अपनी बड़ी डिग्रियां शिग्रियां ऐसी जाली किस्म की बना के डाल देते हैं कि जी मैं बड़ा पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ, और आप फिर उस कंपनी को कॉन्टेक्ट करते हैं कि जी मुझे
आपके बारे में ये पता चला है कि आप ये जॉब ऑफर कर रहे हैं, तो मैं इस जॉब में इंटरेस्टेड हूँ, तो क्या आप मुझे थोड़ा सा अपने टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताना पसंद करेंगे, बिकॉज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर कंपनी की, उसमें मैं काम करना चाह रहा हूँ। तो वो जो आगे आपका रिसेप्शनिस्ट बैठा होगा इस कंपनी की तरफ से, वो तो देखेगा आपकी प्रोफाइल, तो वो कहेगा यार ये तो बड़ा जबरदस्त इंजीनियर है और उसकी तो बड़ी स्किल्स हैं इस हवाले से, तो ये बंदा अगर हमारी कंपनी में आ जाए तो ये तो हमें बड़ी मतलब हमारी कंपनी के लिए बेहतरी का सबब बनेगा। तो वो कहेगा हाँ ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी कंपनी बड़ी अच्छी है, हम लोग फलां फलां चीज में काम करें, हमारे कहेगा अच्छा आप बताएं आपके पास सर्वर कौन कौन से यूज हो रहे हैं। तो वो हो सकता है कि वो गुड गेस्चर के तौर पे बता दे आगे से उस बंदे को कि जी हम फलाना सर्वर यूज कर रहे हैं, फलां तरह का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो कहेगा अच्छा आपने गूगल क्लाउड किया हुआ है या अमेजन क्लाउड के ऊपर अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, जो क्लाउड वाला था, ठीक है। तो इस तरह से ना आपके पास मतलब चांसेस है ना, ये जरूरी नहीं कि अगला बंदा आपको बताए कि ना बताए, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जो फेसबुक या इस तरह के पेजेस हैंडल कर रहे होते हैं उनके मार्केटिंग के पर्सन होते हैं, ठीक है। अब मार्केटिंग के पर्सन को इतना आइडिया नहीं होता, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आपकी प्रोफाइल चेक कर लेगा कि यार जो बंदा मुझे पिंग कर रहा है ये कौन है। उसको ये भी पता होगा कि हमने नेटवर्क की जॉब भी एडवर्टाइज की हुई, हमें एक बंदा चाहिए। तो जब वो आपकी प्रोफाइल देखेगा और आपने उसमें प्रॉपर तरीके से प्रोफाइल क्रिएट की होगी, तो वो कहेगा यार ये तो बड़ा जबरदस्त नेटवर्क इंजीनियर है, तो इसको बताने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो उसको तो लग रहा होगा हर्ज नहीं है, लेकिन आपको जो टारगेट्स चाहिए वो आप सारे टिक 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 करते जा रहे हो कि उससे कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते जा रहे हो, ये शो करके कि जी मैं तो आपका एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई हूँ और मैं आपकी कंपनी में जॉब करना चाह रहा हूँ, तो मैं जस्ट अपने तौर पे नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ कि आप लोग क्या क्या यूज कर रहे होते हैं, ताकि उसके हवाले से मैं इंटरव्यू में तैयारी करके आ जाऊँ, ठीक है। तो एक तो आप खुद से एक्सप्लोर करते हो चीजों को, एक है कि कुछ साइट्स भी हैं जो आपको थोड़ा सा ना समरी बना के दे देती हैं। तो इसमें से कुछ साइट हैं जैसे कि ये वाली आ रही है बस सुमो। अब बस सुमो के ऊपर आप चले जाएं तो आप उसमें कंपनी का नाम लिखें तो उसके जितने फेसबुक के, ट्विटर के एम्प्लॉयज के, ठीक है, जो एम्प्लॉयज होते हैं ना लोग लिंक्डइन के, ये सारी चीजें आपको एक समरी सी बना के लिंक वाइज फॉर्म में आपको दे देगी, ठीक है। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि बजाय इसके कि आप पहले फेसबुक पे जाए वहां सर्च करें, फिर ट्विटर पे जाए वहां सर्च करें, इस बस टूमो पे चले जाएं, यहाँ पे जाके उस कंपनी के बारे में डिटेल लिखें, आपको उसके बारे में जो सोशल मीडिया की प्रेजेंस है उसके बारे में डायरेक्ट लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। वहां बैठ के फिर आप उसको वन बाय वन एक्सप्लोर करते रहें और उसके बाद जो भी आपने अपना प्लानिंग करनी है उसके मुताबिक काम करें, ठीक है। और इसी तरह से कुछ और टूल्स भी हैं जैसे शर्लॉक है जिसकी स्क्रीनशॉट यहाँ पे दी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जब आप शर्लॉक के अंदर जाके, ठीक है, इसी बंदे के बारे में, जैसे आपने जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नाडेला, उनके बारे में अगर आपने लिखा, ठीक है, तो ये देखें कि उसने उसके बारे में, ये बहुत से तो इस तरह के थे जो सोशल मीडिया की वेबसाइट का मैंने इस लिंक के बाद नाम पढ़ा कि ये वाली भी कुछ सोशल मीडिया की साइट है। अरे एरिया टू एरिया वेरी करती है, चाइना में चले जाए तो वहां पे कुछ और तरह की ज्यादा मशहूर सोशल मीडिया की वेबसाइट्स होंगी, ठीक है। अमेरिका वगैरह में चले जाए तो वहाँ कुछ और तरह की होंगी, रशिया के लिए बिल्कुल ही अलग उनका एक अपना कोई दो तीन है बड़े पॉपुलर हैं, वहां पे शायद फेसबुक वगैरह इतना पॉपुलर नहीं है, ठीक है ना। तो ये सत्या नाडला साहब की इन सारी सोशल मीडिया के ऊपर जो उनकी प्रोफाइल के लिंक है वो उसने मुझे यहाँ पे निकाल के दे दिया सूट, ठीक है। अब यहाँ बैठ के आराम से मैं देखूंगा कि इसमें से मैंने किस किस को एक्सप्लोर करना है और किस तरह से सत्या नाडला साहब को ल्यूर करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन बेटा? जी बताओ। जो फूड प्रिंटिंग जो फूड प्रिंटिंग है बेशक एक्स एक्टिव हो या पैसिव हो, तो ओशन की फॉर्म है। ओसेंट क्या होता है? सर ओशन बेसिकली किसका मुखफफ है? सर साइबर सिक्योरिटी में ओशन किस चीज का मुखफफ है? ओपन सोर्स ओपन सोर्स आएगा, ठीक है। हम करें इंटेलिजेंस, तो कुछ चीजें पेड वाली भी हो सकती हैं, कुछ चीजें ओपन सोर्स भी हो सकती हैं। तो अगर हम अपनी सारी इंटेलिजेंस फुट प्रिंटिंग में ओपन सोर्स वाले टूल इस्तेमाल करेंगे तो हमारी ओसेंट आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम उसमें कुछ पेड टूल भी यूज करें, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास शुडान का वो वाला अकाउंट है, पेड वाला अकाउंट है, तो अब ओपन सोर्स नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि मैंने वो पेड अकाउंट यूज करते हुए वो वाला काम किया, ठीक है। असल काम इंट वाला है, इंटेलिजेंस गैदरिंग या फुट प्रिंटिंग, ठीक है। अगर वो आप ओपन सोर्स टूल से करोगे तो आपकी ओसेंट की कैटेगरी में आ जाएगी। ये समझ आ गई बात? जी बेटा। शर्लॉक यूजिंग का फायदा क्या है? है? शर्लॉक यूजिंग का फायदा क्या फायदा क्या है? फायदा ये है कि बिलफर्ज मैंने शहबाज शरीफ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। अब मैं फेसबुक पे जाऊँ शहबाज शरीफ लिखूँ, 50 शहबाज शरीफ निकाल देगा। अब मैं देखूँ इसमें से वो वाला शहबाज शरीफ कौन सा वाला है, ठीक है, वो क्लिक करूंगा, कोई शरीफ शहबाज दे रहा होगा, शहबाज शरीफ दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे ना वो एक समराइज करके उसने मुझे लिंक्स दे दिए। अब मुझे वो फेसबुक पे जाके वो सर्च मार के उसमें से तस्वीरें देख देख के ये आइडिया लगाने की जरूरत नहीं कि कौन सा वाला शर्लॉक, ये भी गलत एड्रेस दे सकता है, लेकिन इसके पीछे ना पेज रैंक्स के एल्गोरिदम चल रहे होते हैं, ठीक है। तो वो अगर आपने सत्या नाडेला दिए ना, तो सत्या नाडेला में जो सबसे ज्यादा प्रोफाइल वेरीफाइड या इस टाइप की चीजों का चेक होगा ना, वो पहले से लगा के मुझे लिंक्डइन का उसका पेज देगा। तो 90% चांस है कि इससे जो मुझे लिंक मिल रहा है वो उसी वाले सत्या नाडेला का है जो माइक्रोसॉफ्ट वाला है,
ठीक है, वरना आप खुद भी सर्च कर सकते हो तो आपका तरह काम लंबा हो जाएगा। सो ये तो अगर बंदा फेमस नहीं है तो फिर तो हम लगे रहेंगे जी ऐसा ही है। प्रॉफिट ऐसे तो रहेगा। जी ऐसा ही है। तो सर वैसे इस केस में क्या तो करना अब चाहिए? आम बंदा मेरा सर्च करके क्या करोगे? जी मतलब पूछ रहा हूँ क्या करोगे? पर्सनल अटैक्स जो होते हैं ना, फॉर एग्जांपल किसी की हम बात कर ली, किसी का बैंक अकाउंट हैक करना, इस तरह कुछ अटैक होने हैं, इसका भी अगर सर्च करता है बंदा तो वो भी इस तरह एड्रेस तो रॉन्ग देता रहेगा, फिर पर्सनल ऐसे अटैक उसके लिए फिर आपको मैनुअल काम करना पड़ेगा, ठीक। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। सही, क्लियर होगा। अच्छा, हु इज यूर, अच्छा बेसिकली ये बेसिकली टीसीपी आईपी के हवाले से एक सर्विस है। ये सर्विस भी है, इसके लिए हुईस के टूल्स भी मिलते हैं, और इसकी डेटाबेस भी होती है पीछे मैंने, ठीक है। तो तीनों को हम हुईस के नाम से ही समझा जाता है। ये करती क्या है? बेसिकली जब भी आप कोई वेबसाइट रजिस्टर करवाते हैं ना, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट को रजिस्टर करवाने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, और वो इन्फॉर्मेशन हुईस की डेटाबेस में एंटर होती है, और उसके बाद आपकी वेबसाइट लॉन्च हो जाती है, ठीक है। तो अब आप देखना चाहें कि सपोज ये डोमेन की डिटेल्स क्या हैं, इसके ऑनर कौन है, डोमेन नेम के जो सर्वर्स है डीएनएस वाले वो कौन कौन से हैं, उसको नेट रेंज कौन सी साइन हुई हुई आईपीस के हवाले से, ये कब क्रिएट हुई थी, ये एक्सपायर कब होनी है इसकी रजिस्ट्रेशन, लास्ट इसको कब री रजिस्टर करवाया गया, बिकॉज इसकी कोई टाइमिंग होते हैं, हर साल या कुछ सालों के बाद आपको रजिस्टर करवानी पड़ती है, जितने साल की आप रजिस्टर करवा लेते हैं उसके बाद आपको री रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, उसके बारे में इसके जो टेक्निकल पर्सन हैं वो कौन है जो इसको हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर डिटेल दी हुई होती है। और इसी तरह से फिर आप उसके आईपीस की बेस पे आप उसके फिर पूरे निटवर्क का आगे से डिटेल्स निकलवा सकते हो, ठीक है। अब क्या हुआ है कि जो हुईज है ना, इसको उन्होंने ना डिफरेंट इंटरनेशनल लेवल पे रजिस्ट्रीज के अगेंस्ट सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो एरन अपनी जगह पे देख रही होगी, अफ्रीका में एफ्रेनिक देख रही होती है, राइक देख रही होती है, एशिया और ये हमारा वाला जो रीजन है इसको एपीनिक देख रही होती है, एशिया पैसिफिक, ठीक है, ये निक जो है। तो ये निक्स बनी हुई है जो कि बेसिकली अपने अपने रीजन में आईपी और उनके अगेंस्ट जो डोमेन्स की रजिस्ट्रेशन हो रही होती है इनको कंट्रोल करती है, और आईपी असाइनमेंट को एक्चुअली कंट्रोल करती है, ठीक है। तो फिर इनसे कुछ लोग आईपी के पैचेस ले लेते हैं, जैसे पीटीसीएल है, उन्होंने एपी निक से, बिल फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1000 आईपीज ले लिए होंगे, ठीक है। और उसके बाद अब मैंने इनसे कनेक्शन लिया तो एक आईपी जब मैं कनेक्ट करता हूँ तो मुझे साइन हो जाता है, ठीक है। किसी और ने कनेक्शन लिया पीटीसीएल का तो दूसरा आईपी उस पैकेट में से उसको साइन हो जाता है, क्यों कि जब आप कनेक्ट होते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली लाइव आईपी चाहिए होता है ना कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से मतलब एक हायरार्किकल काम चल रहा होता है, ठीक है। तो जो मेन ऑनर ऑफ द आईपीज है वो ये 5-6 रजिस्ट्रीज होंगी मेन, ठीक है। तो ये आईपीज इशू कर रही होती है, ठीक है। तो ये फिर अपने पास हुईस की डेटाबेस बना के रखती है, ठीक है। उन डेटाबेस में फिर उन्होंने जिन लोगों को आईपीएस दिए होते हैं उनको फिर एक्सेस दिया होता है कि आप इस पे अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, तो वो फिर वहां पे जाके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। तो इसकी ना एक सिंपल सी क्यूरी है, जैसे मैंने एक मेगाकॉर्प वन है डॉट कॉम, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए मैंने कहा कि हु इज मेगाकॉर्प वन डॉट कॉम, तो उसने मुझे बताया कि इसकी रजिस्ट्री डोमेन ये है, इसका सर्वर जो है ये है, ये क्रिएट हुई थी 22/1/2013 को, और लास्ट इसको अपडेट या रिन्यू कराया गया है 22/12/2024 को। देखें, ये 22/22 हर एक साल बाद या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद ये अपनी रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करा लेते होंगे, ठीक है। इसी तरह से इसका जो रजिस्ट्रार है वो ये है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल्स आ रही हैं। फिर इसके अगर मैं नीचे चला जाऊं तो इसके बारे में डिटेल्स आ जाएंगी कि इसका टेक्निकल पर्सन कौन है जो इस डोमेन को मैनेज कर रहा है, ठीक है। अब वहां से मैं वो टेक्निकल पर्सन का नाम लूंगा ना, तो सोशल वाली साइड पे चला जाऊंगा, मैं कहूंगा तो इस बंदे को सर्च करूं, ऐसा बंदा सर्च करूं लिंक्डइन पे जिसका नाम एबीसी हो और वो इस कंपनी में काम करता हो, अब मुझे वो वाला बंदा मिल जाएगा जो एक्चुअली जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है ना। वैसे तो वहां पे मतलब फॉर्मूला वहां पे फैसल लिखा हुआ आ रहा है, तो फैसल तो 1000 होंगे, बट मैं कहूंगा वो वाला फैसल जो मेगा कॉर वन में काम करता है ना, वो मुझे लिंक्डइन पे उसकी प्रोफाइल सर्च कर दो, सोशल मीडिया फेसबुक की प्रोफाइल सर्च कर दो, तो वहां से वो मुझ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मुझ तक पहुंच जाएगा तो आगे फिर वो देखेगा कि मुझसे उसने कैसे टैकल करना है, ठीक, सोशल इंजीनियरिंग वाली, ये सारी चीजें आपस में लिंक हो रही होती है। अच्छा, फिर कुछ और सॉफ्टवेयर भी हैं जिनको आप यूज करते हुए स्मार्ट क्विज वगैरह आप ये वाली ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे देखें, ये जो ये वाली तस्वीर है, इसमें डेट्स के बाद वाली चीजें, नेम सर्वर कौन कौन से हैं, टेक्निकल कॉन्टैक्ट का नाम आ रहा है, उसके एड्रेस आ रहा है, उसका फोन नंबर आ रहा है, ठीक है, आईपी एड्रेस कौन से साइन हुए हुए हैं, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इसका एएसएन कौन सा चल रहा है नेटवर्क के हवाले से, जो ऊपर से साइन हुआ था वो होता है, डोमेन का स्टेटस क्या है, रजिस्टर्ड है और एक्टिव है, ठीक है, इसके अंदर कितनी चेंजेस हुई हैं, तो ये 13 बार इस डोमेन के अगेंस्ट जो आईपी है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो होता क्या है कि आपको बेसिकली डोमेन रजिस्टर करवाते हैं और आप चाहें तो अपना होस्टिंग प्रोवाइडर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप होस्टिंग प्रोवाइडर चेंज करते हैं तो ये वाला जो होस्टिंग प्रोवाइडर था इसके पास अपना आईपी था, आपने कहा नहीं मैं आपसे अगले साल सर्विस नहीं ले रहा, अगले साल मैं इस वाले होस्टिंग प्रोवाइडर के पास रहता हूँ,
तो जब मैं अपनी वेबसाइट वहां होस्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसका आईपी आगे नजर आना शुरू हो जाएगा ना, इस अगेंस्ट, इस डोमेन नेम के अगेंस्ट। तो ये 13 बार इसका ये चेंज आई है इसके आईपी के अंदर, ठीक है, उससे आपसे सारी डिटेल्स आ रही हैं। और इसी के साथ ये जो स्मार्ट हुईज है, ये इसका एक जीयूआई टूल है। तो आप अगर स्मार्ट हुईज इस्तेमाल कर लें तो आपको वही वाली इंफॉर्मेशन, जरा ग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन कमांड लाइन से मिल रही थी, सेम ही इंफॉर्मेशन वेबसाइट से मिल रही है, और सेम ही इंफॉर्मेशन जीयूआई वाला जो सॉफ्टवेयर उसके थ्रू मिल रही है। तो एक्चुअली हुईज है जिसके लिए आपको एक्सेस करने के मल्टीपल पाथ अवेलेबल है, ठीक है। फिर एक और वेबसाइट है, या एक वो है IP2location.com है मेरे ख्याल में। वहां पे आप कोई आईपी डालें जो कि आपको वहां से मिला था, तो उसके गेस वो आपको डिटेल में उसकी लोकेशन बता देगी। कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक आईपी एड्रेस डाला तो उसने मुझे बताया कि सिंगापुर के अंदर है, सिटी भी सिंगापुर ही है इसकी, ठीक है। कोऑर्डिनेट जो उसके जीपीएस के होते हैं वो उसने मुझे बता दिया उस कंट्री के। किस आईएसपी में ये एग्जिस्ट कर रही है, तो चूंकि ये आईपी माइक्रोसॉफ्ट का था, तो माइक्रोसॉफ्ट थर्ड पार्टी आईएसपी से तो सर्विस नहीं देता, तो उसने वहां पे अपना ही पूरा सेटअप खोला हुआ नेटवर्क का, तो इसलिए वो बता रहा है कि आईएसपी इसकी माइक्रोसॉफ्ट है। इसकी नेट की स्पीड कॉम T1 है, T1 स्केल के ऊपर इस कंपनी के जो कनेक्शन है वो चल रहा है। और उसके अलावा एरिया जो है इसका, जो इंटरनेशनल डायलिंग कोड है वो 65 है, और आगे एरिया कोड 06 है। जिप कोड इसका ये आ रहा है, और इसका जो वेदर स्टेशन बनता है वो सिंगापुर है। तो एक आईपी के बारे में जितनी फिजिकल लोकेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। कोई क्वेश्चन? सर ये प्राइवेट आईपीज पे भी काम करेगा? प्राइवेट आईपीज जो होते हैं ना, उनके ऊपर काम करने का फायदा नहीं होता, क्योंकि मेरे घर में भी 192.168.0.1 चल रहा होगा, आपके घर में भी चल रहा होगा, आपके घर में भी चल रहा होगा, ठीक है। तो प्राइवेट आईपीज तो होते ही प्राइवेट है, हर बंदा यूज कर सकता है, तो हर बंदा ही डुप्लीकेट भी कर रहा होता है। गॉट इट? तो प्राइवेट इन आईपीज कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई बंदा रजिस्टर करवा सके। सर लोकेशन आती है वो अप्रोक्सीमेट होती है उस सिटी का बता देते हैं। वेरी गुड। कैसे? बिल फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी डिफेंस की वेबसाइट है और मैंने रजिस्टर करवा ली, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, neatel.com से, ठीक है। तो neatel.com को मैं डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी एड्रेस दे देता हूँ जो एक्चुअली मेरी एक्चुअल जगह का एड्रेस नहीं है। तो neatel.com जो मुझसे साइन करके चीज उसको मिल रही है, उसमें तो उसने वही डाल देनी है ना वहाँ डेटाबेस के अंदर, ठीक है ना। तो 90% चांस ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंट आपने की होती है ना वही आपको मिल रही होती है, ठीक है। तो जो आपके जिस बंदे ने रजिस्टर कराई है, जो उसने डॉक्यूमेंटेशन में अपनी लिख कर दी है और वो एक्सेप्ट हो गई है और एंटर हो गई है, वही चल रही होगी। अच्छा, अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल हमने किसी, जी बेटा, ये क्वेश्चन था कि जब शायद हम अपने कोई भी कस्टमर अपनी इन्फॉर्मेशन सर्वर पर रजिस्टर करवाते हैं, तो जो सर्वर को एक्सपोज टू देती है तो हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो जाती है। नहीं, देखें, वो आपकी एज एक्सपोज नहीं करेगा, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है? बिल फर्ज आपकी इस वेबसाइट में कोई मसला आ रहा है, किसी बंदे ने आपकी वेबसाइट हैक करके उसमें कोई मेलवेयर अपलोड कर दिया, ठीक है। तो अब मैं किसको कांटेक्ट करके बताऊं कि यार तुम्हारी वेबसाइट पे किसी ने गड़बड़ कर दी है? तो मैं क्या करूंगा, मैं हुइज में जाऊंगा, हुइज में उसका जो टेक्निकल कांटेक्ट का पर्सन का नाम और नंबर आ रहा हो, मैं उसको कॉल करूंगा कि भाई आपकी वेबसाइट पे ये वाला मेलवेयर हैक हो रहा है, या अगर उस आईपी से मेरे कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं सिंपल उसका हुइस निकालूंगा, वहां से टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में जाऊंगा और उस बंदे को कांटेक्ट करके कहूंगा कि भाईजान आपकी वेबसाइट में कोई मसला है, वो या तो हैक हो गया है, कोई प्रॉब्लम आ गया है, उस आईपी से मेरे कंपनी के नेटवर्क पे अटैक आ रहा है, तो बराए मेहरबानी अपना सेटअप चेक करें, वरना मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगा या वट जो भी अगले मेजर्स हैं, ठीक है। तो वो टेक्निकल कॉन्टेक्ट के लिए दिया होता है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है ना किसका दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अपने किसी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का देंगे, अपने सीईओ का तो नहीं दे देंगे ना, ठीक है। वहां पे लिखा होता है कि टेक्निकल कॉन्टैक्ट, उसके अंदर सेक्शंस बने होते हैं, टेक्निकल कॉन्टैक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो वो बताते हैं कि इस वेबसाइट की टेक्निकलिटी के हवाले से कोई आपको कोई इशू है, आप कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, तो इस बंदे से कॉन्टैक्ट करें, और एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर आपको कोई मसला है तो आप इस बंदे से कॉन्टैक्ट करें। ये तो उन्होंने खुद से दिया होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी है, तो इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस का उन्होंने एड्रेस या नाम, बंदे का नाम, को कॉन्टैक्ट पर्सन यहाँ पे वेबसाइट पे दिया होगा ना, कि अगर आप एडमिशन के बारे में मजीद डिटेल लेना चाह रहे हैं तो आप इस बंदे से रब्ता कर ले। तो वो उस बंदे की प्राइवेसी ब्रीच तो नहीं हो रही ना, उस बंदे की ड्यूटी ये है कि वहां उसने ऑफिस में बैठ के लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, लेकिन उसका ऑफिस का एड्रेस दिया होगा, घर का एड्रेस नहीं दिया होगा, ठीक है। ईमेल एड्रेस भी उसका पर्सनल भी होगा, कोई जीमेल वाला, लेकिन जीमेल वाला नहीं दिया होगा, यूनिवर्सिटी वाला ईमेल दिया होगा कि आपने इस बंदे से इस टाइम तक इस फोन नंबर पे इस ईमेल पर रब्ता करना है, अगर आप यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल लेना चाह रहे हैं। तो इसी तरह वेबसाइट के बारे में भी टेक्निकल बंदे का जो कॉन्टेक्ट दिया होगा, वो कंपनी का ही बंदा होगा जिसकी ड्यूटी होगी कि इस वेबसाइट की मैनेजमेंट के हवाले से काम करे। आपका सवाल क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है
मैं उस पर आराम से बैठ के काम करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ उसमें कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोडिंग शोडिंग का मसला तो नहीं है। एक जो है कि मैं बैठ के पूरा दिन उस कंपनी पे अटैक करता रहूँ। अब वो कहीं ना कहीं होस्ट हुई होगी, उस होस्ट वाले ने कुछ अच्छे मेजर्स भी लिए होंगे, मे बी क्लाउड फ्लेयर पे होस्ट किया हुआ हो, ठीक है ना, कोई इस तरह के मसले मसाइल किए हों, तो वो तो मेरी दूसरी तीसरी ट्राई पे मुझे फारिग कर देगा, मेरे आईपी को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। इस काम के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो उस वेबसाइट को मिरर करके हमारे कंप्यूटर पे ले आए। तो मेरे कंप्यूटर पे पहुंच जाएगी, तो मैं आराम से उसको अपने पास एक छोटा सा वेब सर्वर खड़ा करूंगा, उस पर होस्ट करूंगा, और उस पर आराम से बैठ के टेस्टिंग करता रहूंगा, ठीक है। या अगर उसके अंदर कोई हिडन इंफॉर्मेशन है, तो मैं क्या करूंगा कि आराम से उसके सारे पेजेस अपने पास डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। और फिर आराम से बैठ के कुछ फाइंड की कमांडें लगा के, कोई और इस तरह की सर्च की क्वेरीज लगा के मैं उसमें से इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करता रहूंगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के टूल है, जैसे एचटीटीपी ट्रैक है। इनको आप जब कोई यूआरएल देते हैं और उसके बाद उसको नंबर ऑफ लिंक्स बताते हैं कि आपने इस वेबसाइट पे जो लिंक दिए हैं वो 4 लेवल तक या 5 लेवल तक एक्सप्लोर करने हैं, ठीक है। और वो सारे लाके डंप कर देने, तो ये क्या करेगा, 5 10 15 मिनट लगाएगा, और जितनी भी आपकी उस वेबसाइट के ऊपर जो लिंक्स आ रहे हैं वो सारे पेजेस जो है ना, जो जो उसको मिलते जाएंगे, वन बाय वन एक्सप्लोर करता जाएगा, ठीक है ना। और वो सारे के सारे पेजेस उठा के आपकी लोकल वेब डिस्क पे लाके सेव कर देगा। अब आप उसका इंडेक्स पेज क्लिक करें अपने माई डॉक्यूमेंट से, खोल लें, और फिर क्लिक करते जाएं तो सारी वेबसाइट आपके अपने लोकल कंप्यूटर से ब्राउज होना शुरू हो जाएगी। वहां बैठ के आप आराम से उसके जो पेजेस हैं उनको पढ़ते रहे और उसमें से इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करते रहे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, कंपनी की वेबसाइट स्टैटिक तो होती नहीं है, चेंज होती रहती है, ठीक है। तो बसा औकात फॉर एग्जाम्पल मैं इस यूनिवर्सिटी में था, तो मुझे, मैंने अपनी स्कैनिंग वगैरह या चीजें वीजें चेक की, तो मुझे पता चला कि ओहो यार, ये तो बड़ी क्रिटिकल किस्म की इंफॉर्मेशन जो नहीं होनी चाहिए थी, ये हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर किसी ने लिखी हुई है, गलती से लिख दी, जो भी था बहरहाल आ रही है, और ये नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं फौरन से अपने वेब एडमिनिस्ट्रेटर को कहूंगा कि यार ये वाली इंफॉर्मेशन इसमें से निकाल दो, तो वो निकाल देगा, ठीक है। अब जब कोई बंदा वो ब्राउज करेगा, हैकर, हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को, उसको वो चीजें नहीं मिल रही होंगी, सही है ना। अगर हम archive.org पे चले जाएं और उसके अंदर एक लिंक है, उसका नाम है वे बैक मशीन, उस पे चले जाएं और उस पे जाके हम अपनी यूनिवर्सिटी का यूआरएल डालें, तो 99.5% चांसेस हैं कि इसने हमारी वेबसाइट को अपने पास ट्रैक किया होगा। तो वो मुझे बता देगा कि आपकी कंपनी में डेट वाइज कब 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 वेबसाइट पे चेंजेस आई हैं, ठीक है। तो मैं इनको वन बाय वन करके एक्सप्लोर करना शुरू करूंगा, तो मे बी आज से 6 महीने पहले उसने पेज हटाया था, तो जब मैं 6 महीने से पहले वाले वेरिएंट पे जाऊंगा ना, तो क्लिक करूंगा, तो वहां पे मुझे वो वाला पेज की कैशे नजर आनी शुरू हो जाएगी जिसमें वो इंफॉर्मेशन लिखी हुई आ रही है, ठीक है। तो वहां से मुझे वो इंफॉर्मेशन जो बाद में हटा दी गई बट स्टिल मतलब पुराने वेरिएंट में वो अवेलेबल थी, तो वो मैं यहाँ से अपडेट ले सकता हूँ, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल मैं मतलब इस आप वेबसाइट पे जाएं और आप देखें microsoft.com लिखें, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल आप 2005 में चले जाएं, ठीक है, या जिस साल में आप पैदा हुए थे उस साल वाले इस कैलेंडर में बैक करके चले जाएं, और वहां जाके क्लिक करके देखें कि जिस तारीख को आप पैदा हुए थे उस तारीख को माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट किस तरह की नजर आ रही थी। तो आपको नजर आ जाएगी कि उस तारीख को माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर ये डिस्प्ले हो रहा था, इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही, ठीक है। उसने वो तब से रिकॉर्ड, मतलब पिछले कुछ 30 सालों का रिकॉर्ड जो है ना, वो इसने अपने पास मेंटेन किया हुआ है archive.org पे वे बैक मशीन में, ठीक है। तो वहां से आपको कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसी तरह एक और बड़ी अच्छी टूल है ये वाला वेबसाइट वॉचर। ये क्या करता है, जैसा कि मैंने बताया कि हम किसी कंपनी को अगर ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है, तो या अगर आप किसी कंपनी को सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप क्या करें कि उस वेबसाइट वॉचर में उस कंपनी का वो यूआरएल डाल के सेव कर दें। तो ये क्या करेगा कि ये डेली बेसिस पे आपके भी हाथ पे, मतलब बजाय से कि रोज काम ये वाला आप करें, ये जाके उसकी उस वेबसाइट को ब्राउज करेगा, और अगर उसके किसी पेज में कोई चेंज नजर आती है ना, तो आपको अलर्ट दे देगा कि इस वाले पेज में ये पुराना वर्जन था, ये नया वर्जन है, ये चेंज आई है। उससे क्या होगा कि आप जिस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं, आप उसको वेबसाइट वॉचर पे डाल दें, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जब भी कोई चेंज आएगी, तो वो ये आपको अलर्ट कर देगा, बजाय से कि आप रोज जाके उसके 50 पेजेस है वो डेली वन बाय वन एक्सप्लोर करके देखते हैं ना कि इसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई। तो आपका ये वाला काम वेबसाइट वॉचर आसान कर देगा, ठीक है। तो इसकी मदद से आप उस कंपनी को जिसको आप ट्रैक कर रहे हैं उसके ऊपर ये चेंजेस, नई आने वाली चेंजेस, कोई अपडेट आई है, कोई जॉब की पोस्टिंग आई है, कोई नया, कोई उसके साथ उसने कोई अचीवमेंट की है, तो जो ही पोस्ट करेगा शाम को ये आपको वेबसाइट वॉचर, या जब भी इसका आपने फ्रिक्वेंसी लगाई होगी कि आपने अपडेट कब चेक करनी है,
तो ये जाके आपको अपडेट कर देगा कि इसके फलां वाले पेज में नई पोस्टिंग आ गई है, कोई नई जॉब रिलीज हुई है, इन्होंने कोई नया कोई न्यूज दी है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ तक कोई सवाल बेटा? फिर ये फुटप्रिंट है, जितने टूल्स हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट वॉचर की बात है, ये किसने मतलब हमें प्रोवाइड किया है? फॉर एग्जांपल अगर मैं अटैक करूँ, मैं किसी के इस वेबसाइट पे जाके किसी स्पेसिफिक कंपनी का डिटेल निकालता हूँ, तो उनके पास भी तो मेरे एड्रेस वगैरह मेरी डिटेल आती होगी, तो ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। सर्विस दे देगा, फ्री तो नहीं है, तो बहुत वो सारी तो चीजों के पैसे। अटैकर की भी जो डिटेल्स होती है वो भी आगे भेज सकते हैं कि ये जो है ना, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक कंपनी जो है ना, उनसे कांटेक्ट करे कि ये आपका अटैकर है और ये जो है ना आपको डिटेल है वो कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, तो इस तरह ठीक है, अटैकर भी हो सकता है। आप बताओ भाई, एक बंदा जिस तरह मैं वेबसाइट वॉचर पे जाता हूँ और वहां जाके कुछ चीज चेक करता हूँ, तो उनके पास मेरी इन्फो भी तो आ जाएगी कि इसके बारे में ये बंदा चेक कर रहा था, कल को अगर उस कंपनी को हैक किया जाता है तो कहेंगे हाँ 4 दिन पहले इस बंदे ने आके हमारे पास से डिटेल चेक की थी। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? सर आईडी चेंज हाँ जिससे मैं पूछ रहा हूँ ना बेटा, वो जवाब दिया था, क्या करोगे? हैं? रिपोर्ट कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप खुद ही हैकर हो, आपने अपने आप को बचाना है कि यार मैं वेबसाइट वॉचर से डिटेल भी ले लूं और उनके पास मेरा रिकॉर्ड भी ना जाए। सर यूजर बन के हम कोई एक मतलब कोई एक ऐसा कोड क्रिएट करेंगे उसके थ्रू हम ठीक है, आप बताओ बेटा। सर अपनी आईडी चेंज कर सकता है, कैसे? स्पूफ कर सकता है। कैसे? सर अगर कोई इंटरनेट कोई नेटवर्क है, हम्म। फिर हम लोग एआरपी पॉइजनिंग ये कह रही हैं कि हम एआरपी पॉइजनिंग कर सकते हैं, अपना आईपी स्पूफ कर सकते हैं। कोई और बंदा इसका आसान सा हल बताए, हाथ खड़ा कर दो। आप बताओ बेटा। वीपीएन यूज करते वीपीएन यूज कर लोगे यार आप, वीपीएन यूज करोगे, उसके बाद जब आप वेबसाइट वॉचर ब्लॉक अपना रिव्यू करोगे तो उसके पास कौन सा आईपी जा रहा होगा? वीपीएन वाला। और आपने कहा कि अगर वहां पे कोई लॉगिन भी बनाना है तो मैं फेक सा लॉगिन बना लूंगा, ठीक है, तो लॉगिन भी अपना यूज नहीं करूंगा और वो भी अपना यूज नहीं करूंगा ताकि मुझ तक ना पहुंच सके। ठीक है, अटैकर है ना, अटैकर है। सादा बंदा जो है वो तो इस तरह की गड़बड़ के लिए फिक्र भी मन भी नहीं होगा, तो अटैकर को पता है कि मैंने गड़बड़ करनी है, तो वो नॉर्मली कभी भी अपने लाइव आईपी से नहीं जा रहा होगा। सर मल्टीपल आईपीसी प्ले करके ना मुश्किल तरीका है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, चेनिंग करके, बिल्कुल ठीक। सर वाइड एरिया नेटवर्क्स पे हमारा मैक एड्रेस कॉन्फिडेंशियल रहता है। किस पे? वाइड एरिया नेटवर्क्स पे अभी फर्स्ट करें ये एक नेटवर्क है, एक और नेटवर्क दूसरा है, मैं दूसरे वाइड नेटवर्क के अंदर जाना चाह रहा हूँ, उसके बाद मेरा मैक एड्रेस तो नहीं पहुंचेगा। नहीं, दूसरे नेटवर्क पे नहीं जाएगा। हाँ सिर्फ यहाँ पे रहेगा, क्योंकि डेटा लिख ले तो वो काम करेगा स्विच। हाँ ऐसा ही। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं ईमेल की फुटप्रिंट है कि, तो ईमेल जो है ना, हम तो जो ईमेल पढ़ते हैं, जीमेल खोल लें, कुछ भी खोल लें, तो हमें बड़ी सादी सी ईमेल नजर आती है, जो हमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नजर आ रही होती है। लेकिन अगर आप कभी इसको फुल ईमेल खोल के देखें, गूगल में भी ऑप्शन आ रहा होता है साइड पे कहीं पे कि आप इसको पूरा वो जो रॉ व्यू होता है वो देखना चाहें, तो पीछे आपको ना इस तरह की बहुत सारी बातें नजर आ रही होंगी। ठीक है, और इन बहुत सारी बातों में बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है, और ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही होती है, या आप किसी को ईमेल करते हैं तो उस तक पहुंचा रहे होते हैं। बट ईमेल वाला जो है, जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट है, तो आपने एचटीएमएल का कोड देखा है वेबसाइट का? कितना अजीब सा होता है, हेड और टाइटल और फिर नीचे बॉडी और फिर उसके अंदर टैग्स बने होते हैं H1। लेकिन हम जब ब्राउज करते हैं तो हमें वो टैग नजर आते हैं या वो गंदी सी कोडिंग नजर आती है। हमारा वो जो वेब ब्राउजर होता है उसको ट्रांसफॉर्म करके बड़े खूबसूरत से अंदाज में हमें डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है, लेकिन वो पीछे बिहाइंड द सीन चीजें मौजूद होती हैं। सेम इज द वे जब ईमेल क्लाइंट्स हैं या हमारे ब्राउजर्स होते हैं या जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो हमें ये सारी बदसूरतियां या ये सारी इंफॉर्मेशन छुपा के ना हमें बड़ी खूबसूरत सी ईमेल जिसमें हमारा जो डायरेक्ट जो हमें चीज भेजी गई होती है वो दिखा रहा होता है। बट बिहाइंड द सीन ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होती हैं, ठीक है। इसमें से हम बहुत सारी जूसी इन्फो गेन कर सकते हैं कि हमें किसने भेजी थी, किस किस पाथ से होकर आई, सेंडर का फुल नेम क्या था, ठीक है, उसका मेल सर्वर कौन सा था, किस टाइम पे ओरिजिनेटर ईमेल सर्वर को ये वाली ईमेल क्लाइंट से रिसीव हुई है जब आपने यहाँ से सेंड की। तो आप जब सेंड करते हैं जीमेल से, तो पहले आपके पास से वो मेल जीमेल के सर्वर पे जाती है, ईमेल सर्वर पे, वहां से फिर आगे जिसको जानी होती है उसके ईमेल सर्वर पे जाती है, और वहां से फिर आपके जब आप ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करते हो तो आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, सेंडर का आईपी एड्रेस वगैरह क्या था, ये सारी आपके मतलब ईमेल के मैसेज के अंदर ये चीजें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। अगर आप इन इंफॉर्मेशन को देखना चाहें तो एक तरीका तो यही है कि आप इसका रॉ वाला फॉर्मेट खोल लें, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई इस फॉर्मेट में मिल जाएगी। लेकिन चूंकि ये तरह मुश्किल सा काम है, ठीक है, इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो आपको बड़े प्यार मोहब्बत से ना और बड़े खूबसूरत से अंदाज में ये सारी समराइजेशन करके ना आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। उसके लिए सबसे ज्यादा मोस्टली यूज होने वाला इस काम के लिए सॉफ्टवेयर है, वो है ईमेल ट्रैकर प्रो। अभी ईमेल ट्रैकर प्रो क्या करता है, आप उसको कोई भी ईमेल दे दें तो ये आपको शो कर देगा ग्राफिकली कि ये इसने भेजी थी, वो इस वेब सर्वर से आई थी, इस तारीख को जनरेट हुई थी,
और इवन उस आईपी, चूंकि सेंडर का आईपी आ रहा होगा, तो सेंडर के आईपी को वो आईपी टू लोकेशन वाली हमने पीछे एक्सप्लेनेशन दी थी कि वो आईपी टू लोक करके वो दिखा देता है, तो उसके करीब तरीन उस पॉइंट तक पहुंच जाएगा कि जहां से वो ईमेल जनरेट हुई थी। जैसे अगर मैं रावलपिंडी में बैठ के किसी को ईमेल लिखता हूँ, तो मैंने पीटीसेल से लिया होगा या नेटल से लिया होगा फॉर एग्जाम्पल, या स्ट्रॉन्ग फाइबर से लिया होगा कनेक्शन जो है, ठीक है। तो जब मैंने ईमेल की उस वक्त पीटीसीएल ने मुझे अपना कोई आईपी एलोकेट किया होगा, ठीक है, उस वक्त के लिए जब मेरी कम्युनिकेशन चल रही थी, तो मेरी उस ईमेल में वो आईपी लिखा हुआ जा रहा होगा, तो उस आईपी के अगेंस्ट वहां पे एंट्री होगी कि यार ये आईपी एपी निक ने पीटीसीएल को बेचा हुआ है, ठीक है, और पीटीसीएल के इस वाले फेस में या उस वाले एएससी में इस्तेमाल हो रहा है, तो एएससी पिंडी का होगा, तो वो पिंडी तक पहुंचा देगा कि ये जो आईपी है या ये ईमेल जो है ये रावलपिंडी से जनरेट हुई। जी बेटा। सर ये जो बंदा अटैक कर रहा होगा मेरे अटैक कर रहा होगा तो वो बंदा उसकी लोकेशन होगी या वहाँ पे ईमेल से? बेटा ईमेल की बात करें, ईमेल की बात करें, अटैक की बात नहीं कर रहे, हम ईमेल की बात करें तो ईमेल जहां से जनरेट हुई है ना, वहां की लोकेशन आ रही होगी कि जिस बंदे ने ईमेल भेजी है, तो जब भेजी है तो उस वक्त वो कहाँ पे था। क्लियर है? ठीक है। अब वो ईमेल अटैक की भी हो सकती है, लाइक आपने फिशिंग ईमेल किसी को भेज दी तो वो अटैक की ईमेल होगी। अगर आपने वैसे किसी से कोई अच्छी सी बात शेयर की है या कोई काम की बात की है, तो वो आपकी काम की बात की ईमेल होगी। तो जो भी ईमेल होगी उसका अगर आप पूरा ये हिस्ट्री ब्रीफ करना देखना चाहें तो आप इन चीजों को यूज कर लें। ठीक। सॉरी, कौन? देखें, ईमेल आपने अपने ब्राउजर से करनी है, ठीक है, वीपीएन आपका सिस्टम पे लगा हुआ है, ठीक है, तो ब्राउजर जब सेंड करेगा तो वो आईपी कौन सा यूज हो रहा होगा, वीपीएन वाला, ऑटोमेटिकली वीपीएन पे चला जाएगा। कुछ इस तरह वेबसाइट्स होती हैं जो वीपीएन पे भी काम नहीं करती, मतलब उनको ऐसे पता चल जाता है कि पहले आपकी ये वाली लोकेशन की चेंज हो गई है, तो ऑटोमेटिकली आपको ब्लॉक कर देते हैं, आप वहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी होता है। हाँ सही है, ऐसा ही होता है। लेकिन मसला ये है कि जब आप देखिए अटैक कर रहे हो, मतलब एक बंदा अटैक कर रहे हो, सादा सा बंदा तो नहीं होगा, इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए ही वो आगे प्ले कर रहा है। उसको पता होगा कि मैंने खुद ही वीपीएन लगाया, तो वो ऐसी सर्विस इस्तेमाल नहीं करेगा जो ब्लॉक कर देती है अगर आपका आईपी चेंज हो जाए, ठीक है ना। वो ऐसी सर्विस इस्तेमाल करेगा कि जिसमें उसको सबसे कम खतरा हो, जो बिल्कुल अलाउ कर दे कि आप पूरी दुनिया में जहां मर्जी मूव करते रहो, आप मुझे ईमेल भेजो, मैं आपके आगे फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक हो गया ना? चले। अच्छा, जब आपने ये सारे काम कर लिए और आपने सोशल इंजीनियरिंग भी कर ली और आपने नेटक्राफ्ट से आपने उसकी बारे में डिटेल्स भी इशू करवा ली सारी कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है, और कौन कौन से वेबसाइट्स है और उनके आईपी एड्रेसेस क्या है, अब आप चले थे स्कैनिंग के ऊपर। स्कैनिंग को हम थोड़ा जल्दी गो थ्रू करेंगे क्योंकि टाइम कम है, तो रमजान के हिसाब से हमारा टाइम भी कम हो गया। इसके तीन एस्पेक्ट्स होते हैं: पोर्ट स्कैनिंग, नेटवर्क स्कैनिंग और वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग जो है ना, उसको हम आज के लेक्चर में टच नहीं करेंगे, वो आपको सर करवाएंगे ओपन वैस वगैरह के हवाले से, जो भी उन्होंने लैब्स बनाई है, लैब्स के अंदर उसको प्रॉपर करवा रहे होंगे, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग वाली जो चीजें हैं ये आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी, आपने खुद जाके थोड़ी सी अपने बारे में बेशक सर्च कर लें, ठीक है, अपने बारे में नहीं तो ये सत्यम नाडियाला के बारे में ही सर्च कर लें जाके, क्योंकि उसके बारे में आपको आसानी से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। असल चीज आपका है कि प्रैक्टिस करना, चीज होती है आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। और आज हम इनको जरा गो थ्रू करेंगे जल्दी से कि नेटवर्क और पोर्ट स्कैनिंग के हवाले से क्या क्या एस्पेक्ट्स एक्टिविटीज हो रही होती है, ठीक है। आपने टूल्स पे नहीं, लेक्चर के दौरान आपने टेक्नोलॉजी पे गौर करना है कि काम हो कैसे रहा होता है, ठीक है। टूल्स आपको 1000 मिल जाएंगे, लाइक आज एक टूल है जिस तरह हम एग्जांपल दे रहे थे, कल को इस तरह के 10 टूल बन जाएंगे, ठीक है, पुराने वाले उस तरह खत्म भी हो जाएंगे, ठीक है। असल चीज आपने जो लेक्चर का मकसद है या आपकी डिग्री का मकसद है वो आपको टूल ओरिएंटेड बनाना नहीं है, आपको टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। तो आपको पता हो कि ईमेल हेडर होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, फिर आसानी के लिए जल्दी के लिए आप कोई टूल यूज कर लें, ठीक है। आपको पता हो कि सोशल मीडिया फोरेंसिक्स में क्या क्या गड़बड़ आपके साथ हो सकती है, ठीक है, या वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आपने किसी के बारे में गैदर करनी है, तो अपनी कंपनी को सेव करने के लिए उन सारी जगहों पे जाके अपने बारे में इंफॉर्मेशन चेक कर लें कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं जो कल के नाम को हमारी कंपनी के लिए खतरनाक साबित हो, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि हैकर जो होता है या अटैकर होता है वो आपके, अब यहाँ पे हम एक्टिव साइट पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्टिव फुटप्रिंटिंग, ठीक है, वो आपकी कंपनी के नेटवर्क पे कुछ कमांड्स लगाता है और उससे कुछ इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने नेटवर्किंग का कोर्स तो पढ़ा होगा, ठीक है, तो नेटवर्किंग के कोर्स के अंदर जो टीसीपी आईपी के ऊपर एक्टिविटीज हो रही होती है, तो ये उसके हेडर का ना एक वो दिया हुआ है, आपको स्केच सा दिया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर टीसीपी फ्लैग होते हैं, उन टीसीपी फ्लैग में अर्जेंट, एक्नॉलेज, पुश, रीसेट, सिंक और फिन का ये अटैक आ रहा होता है, जिसकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, नेटवर्किंग में आपने इसको पढ़ा होगा कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। इनको मैन्युपुलेट करते हुए स्कैनिंग की जाती है। ये सिर्फ आप लोगों की याद दिलाने के लिए वाली चीजें, आपने देखा होगा कि टीसीपी एक वो जो 3 वे हैंडशेक होता है वो किस तरह से होता है कि पहले आप सिन भेजते हैं, वो सिनेक भेजते हैं और फिर आप एक्ट करते हैं, तो आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है, ठीक हो गया। इसी तरह जब आप खत्म करते हैं तो क्या करते हैं, खत्म करते हुए आप फिन फिन वाला वो एक्टिव करके भेजते हैं, ठीक है। तो आप उसको फिन भेजते हैं,
वो आपको हैक करता है और आप उसको, फिर उसके बाद वो फिन भेजता है और आप उसको हैक करते हैं। ठीक है, ये दो वेज में खत्म होता है। पहले जो सेंडर होता है ना, जो पहले कनेक्शन टर्मिनेट कर रहा है, वो फिर फ्लैग ऑन करके भिजवाता है, और जो रिसीवर होता है वो उसको एक्नॉलेज कर देता है कि मुझे तुम्हारा फिन एक्ट मिल गया, इसका मतलब है तुम इसके बाद कोई मुझे इंफॉर्मेशन नहीं भेजोगे। अब हो सकता है कि जो रिसीवर साइड है उसने अभी कोई जवाब देने हो इसको, ठीक है, तो अपने बाकी जो डाटा है वो उसको भिजवा के उसके बाद ये अपना फिन भेजेगा कि यार मैं अब अपनी तरफ से फिनिश कर रहा हूँ कनेक्शन को, और उसके जवाब में वो जो पहले वाला था वो उसको वापस हैक करेगा, तब जाके ट्रांसमिशन डिस्कनेक्ट होगी। तो ये स्टार्ट और एंड इस तरह से होता है जो सामने तस्वीर में दिया हुआ। रीसेट भी आएगा ना पैकेट, सॉरी, रीसेट आरएसटी का पैकेट भी आएगा ना सर्वर की तरफ से। नहीं आरएसटी का भी नहीं आएगा इसका। कनेक्शन खोलने और बंद करने में नॉर्मली आरएसटी का कोई काम नहीं होता, कहीं और होता है। ठीक है, वो आगे जाके किसी में आ जाएगा। ठीक। अच्छा, अब नॉर्मली हमने किसी चीज को लाइव चेक करना है, सिंपल हम पिंग करते हैं, हम पिंग करके चेक कर लेते हैं आईपी एड्रेस देके कि यार जवाब आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये चल रहा है, अगर जवाब नहीं आता तो उसका मतलब है कि अवेलेबल नहीं हो जो नेटवर्क के ऊपर आईपी एड्रेस है वो। ठीक है, तो इसके लिए ना कुछ कमांड्स यहाँ पे मैंने दी हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये है एच पिंग, आईसीएमपी की भी होती है, उसके अलावा एच पिंग एक बड़ा जबरदस्त सॉफ्टवेयर है जो आपको पिंग की कमांड्स को कस्टमाइज करके, मॉडिफाई करके, चेंज करके इंप्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इन कमांड्स को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हम इसकी थ्योरी से ज्यादा आगे आ जाते हैं। सबसे पहले जब आप एच पिंग को लिखें और आगे उसके ऊपर आईपी दे दें तो सिंपल आपको वो आईसीएमपी स्कैन को वो एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ और स्कैन आ रहे हैं जिसकी डिटेल हम थोड़ी सी आगे जाके देखेंगे। तो हम चाहें तो हम इसको आईसीएमपी से हटा के मैं इसे कहता हूँ एक वाला स्कैन भेजो, एक्नॉलेज वाली बिट वाला स्कैन भेजो। ठीक है, तो उसके लिए कमांड लिखी हुई है कि एच पिंग 3 माइनस ए कर दूंगा तो उसका मतलब है एक्नॉलेज वाला, कुछ भी नहीं लिखूंगा तो ये नॉर्मल वाला स्कैन भेजेगा। ठीक है, जो आईसीएमपी वाला होता है। लेकिन अगर एक्नॉलेज वाला स्कैन भेजना है तो मैं उसको माइनस से कर दूंगा तो एक्नॉलेजमेंट वाला स्कैन करना शुरू कर देगा। ठीक है, इस तरह से करके कि वो पीछे जो डिटेल्स में आपको कमांड्स लिखी हुई थी वो आप वन बाय वन सारी की सारी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, एचपिंग के अलावा जो जेन मैप या एन मैप, जेन मैप बेसिकली एक जीयूआई है और एन मैप एक्चुअल सॉफ्टवेयर है जो सबसे ज्यादा नेटवर्क स्कैनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा भी स्कैनर्स है, इवन आपके मोबाइल के लिए भी आपको जो है ना बड़े सारे स्कैनर्स मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब मोबाइल के ऊपर रहते हुए अगर आप स्कैनिंग करना चाहें, लेकिन एक्चुअल जो जो हैकिंग की दुनिया होती है, पेन टेस्ट की दुनिया होती है, उसमें एन मैप या उसका जीयूआई वर्जन जेन मैप इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये जेन मैप की आपको ये तस्वीर सामने साथ लगी हुई है कि अगर आपने कोई स्कैन वगैरह करना है तो किस तरह से आपको इंटरफेस नजर आ रहा होता है। अच्छा, अब इसके थ्रू हम करते क्या है, हम करते हैं होस्ट डिस्कवरी। हम देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से होस्ट हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं, और अगर हैं तो वो क्या क्या मतलब उनके हिसाब किताब है। ठीक है, तो होस्ट डिस्कवरी के लिए हम मल्टीपल तरह के स्कैन यूज करते हैं। हम एआरपी का स्कैन भी यूज कर सकते हैं, यूडीपी का भी, आईसीएमपी का भी, टीसीपी का भी, और आईपी प्रोटोकॉल के हवाले से भी पिंग स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उनके आगे कैटेगराइजेशन है कि अगर हम आईसीएमपी का स्कैन करते हैं तो आईसीएमपी इको का पिंग स्कैन है, टाइम स्टैम्प का है, एड्रेस का है, और अगर हम इको पे चले जाए तो वहां पे पिंग स्वीप के हवाले से। ठीक है, तो कैटेगरी बनी है, तो उनको जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं क्योंकि रमजान के टाइम भी हमारे पास कम है। ये डिटेल दी है, आप इनको आराम से पढ़ लीजिएगा। इसकी जो एक्चुअल डिटेल्स की मजीद एलोबरेशन है ना, हम सीधा उस पर चले जाते हैं। ठीक है, डिटेल यही वाली चीजें यहाँ पे हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं ईआरपी का स्कैन। ईआरपी स्कैन में क्या होता है, ईआरपी स्कैन में अटैकर ईआरपी का रिक्वेस्ट का प्रॉब भिजवाता है, और अगर तो होस्ट एक्टिव हो तो एआरपी का रिस्पॉन्स मिल जाता है, अगर पोर्ट क्लोज हो तो यूडीपी का रिस्पॉन्स मिल जाता है। नहीं सॉरी, अच्छा, अगर होस्ट एक्टिव हो तो उसको रिस्पॉन्स आ जाता है, अगर होस्ट एक्टिव ना हो तो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ठीक है, पिंग आप मारते हैं, पिंग का कोई रिप्लाई नहीं आता, वो कहता है रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गई है, तो उसका मतलब कोई रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब है कि पोर्ट क्लोज है। अगर रिप्लाई आ गया तो उसका मतलब है कि वो ओपन है। लेकिन आप चाहते हो कि मैं आईसीएमपी नहीं यूज करना चाह रहा, मैं यूडीपी के पैकेट के थ्रू स्कैनिंग करना चाह रहा हूं, तो उस सूरत में क्या होगा, नीचे आ जाए यूडीपी स्कैन के अंदर, आप एन मैप के आगे माइनस पी यू का ऑप्शन डाल के जब इसको स्कैन करेंगे आईपी देके, तो ये क्या करेगा कि अगर आपको यूडीपी का पिंग जाता है और वो आगे से रिस्पॉन्स आ जाता है तो उसका मतलब है कि होस्ट एक्टिव है, अदरवाइज वो कह देगा कि होस्ट एक्टिव नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसकी पोर्ट ओपन है अगर आपने पोर्ट दी हुई है, अदरवाइज वो होस्ट एक्टिव है, लाइव है, चल रहा है, ऑन है, ऑफ नहीं। सॉरी, वो आईपी ऑन है, एक सिस्टम पे मल्टीपल आईपी भी हो सकते हैं। ठीक है, एक सिस्टम में मल्टीपल आईपी भी होते हैं, तो वो जो आईपी जो है वो रिस्पॉन्स दे रहा है आपको। ठीक है, अच्छा, फिर सिर्फ इको स्कैन है, उसका भी इस तरह से होता है कि आप आईसीएमपी इको स्कैन के लिए आप माइनस पी डालते हो,
और उसके बाद जो स्कैन करते हो तो वो अगर आपको रिप्लाई आ रहा है तो इट मीन्स कि वो एक्टिव है। अब यहां से हम आगे आरएसटी वाली बात के ऊपर आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि आपका ना, हम नॉर्मल जब हम सिन स्कैन करते हैं, नॉर्मल सिन स्कैन, सिन का मतलब क्या होता है कि हम सिन का पैकेट उसके अंदर अपने उस एनमैप जो होता है एक्चुअली बिहाइंड द सीन ये कर रहा होता है कि उस सिन का पैकेट एक्टिवेट करके उसके अंदर सिन का जो फ्लैग है वो एक्टिवेट करके अपने जो टारगेट होता है उसको भिजवाता है। अगर तो वो सिन के जवाब में ऐप दे दे, इसका मतलब वो थ्री वे हैंडशेक में चला गया, वो जो हमने पढ़ा था, ठीक है, एक्नॉलेज कर दे, इसका मतलब है पोर्ट ओपन है। अब चूंकि आप तो सिर्फ चेक करना चाह रहे थे कि यार ये एक्टिव है कि नहीं, और आप कनेक्शन नहीं बनाना चाह रहे, उससे कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहे, अब आप आरएसटी का पैकेट भेज दो। ठीक है, आरएसटी का पैकेट ये कि यार मैंने आपको गलती से भेज दिया था, मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहा, तो इस कनेक्शन की जो हमारा ये सिलसिला चल रहा है इसको खत्म कर दो। जब आरएसटी भेजेंगे तो वो होस्ट अपने पास कनेक्शन नहीं बनाएगा, वो कहेगा ठीक है यार इस बंदे ने गलती से भेजा था, जो भी वजह है, अभी कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहा, तो मैं इस कनेक्शन को खत्म कर दूं। ठीक है, तो आरएसटी यहाँ पे यूज होगा, रीसेट। अच्छा, ये तो हो गया ना सिन स्कैन। अब सिन स्कैन एक बड़ा आम चीज हो गई थी, तो वो फायरवॉलों ने डिटेक्ट करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई और तरीका निकालते हैं सिन वाला, कि अगर सिन का पैकेट आ रहा है और फिर आरएसटी का पैकेट आ रहा है, इसका मतलब कोई स्कैनिंग कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि हम यूं करते हैं, एक्नॉलेज फ्लैग एक्ट वाला जो स्कैन है वो एक्टिवेट कर देते हैं। तो एनमैप में ऑप्शन आ गया, आप एक्नॉलेजमेंट वाला स्कैन कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो आपकी एक वाली बिट होती है ना, वो ऑन करके भिजवा देता है पैकेट। ठीक, जब वो टारगेट के पास जाता है, वो कहता है यार इसने मुझे एक तो भेज दिया, मैंने तो इसको सिंध भेजा ही नहीं था, इसने पता नहीं क्यों एक भेज दिया, तो गलत भेज दिया होगा। तो उसको जवाब में आरएसटी भेज देता है कि भाई ये जो आप गलत कनेक्शन बना रहे हो, मेरा तो आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, इस कनेक्शन को रीसेट कर दो। ठीक है, तो अगर वो होस्ट लाइव है, आपने उसको एक की बिट सेट करके पैकेट में भिजवाई और उसने आपको आरएसटी भेज दिया, इसका मतलब लाइव है, सुन भी रहा है, रिस्पॉन्स भी दे रहा है। और चूंकि मैंने उसको भेजा ही एक था, तो उसने कहा यार मेरे पास तो कोई सिम मैंने भेजा नहीं, इसके जवाब में आप एक भेज रहे हो, तो उसने आरएसटी भेज दिया। लेकिन हमें जो पता लग गया ना कि यार ये बंदा या ये जो होस्ट है ये इस वक्त लाइव है। सही है। अच्छा, अगर आप मल्टीपल आईपी प्रोटोकॉल हैं जैसे आईसीएमपी, आईजीएमपी, टीसीपी और यूडीपी, अगर आप, अब होता क्या है कि जब आप एक ही तरह का, चलो हम कहते हैं हमने एक स्कैन पे काम शुरू कर दिया, अगर मैं 50 होस्ट को स्कैन करूंगा एक्नॉलेजमेंट वाला, ठीक है, पूरी रेंज को स्कैन कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर फायरवॉल कहेगी यार ये देखो गड़बड़ है, ये बंदा इस वाले कंप्यूटर से मुसलसल एक 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 आई जा रहे हैं, तो कोई स्कैनिंग कर रहा है। तो उसके लिए हम अगर हम पीओ ऑप्शन इस्तेमाल कर लें, तो ये आपका एनमैप क्या करेगा कि अगर आपने इसको पूरी रेंज दी, आपने कहा जी 100 आईपी स्कैन करके मुझे बताओ, तो ये करेगा कि किसी के ऊपर आईसीएमपी भेज देगा, किसी पे आईजीएमपी भेज देगा, किसी पे यूडीपी भेज देगा, किसी पे टीसीपी भेज देगा। तो टीसीपी में किसी पे एक भेज देगा, किसी पे सिन भेज देगा, तो रैंडम कर देगा। तो आपके 100 आईपीज अगर आपने स्कैन कर रहे हैं, तो ये पहले वाले को आईसीएमपी की रिक्वेस्ट जा रही होगी, दूसरे वाले को एक वाली जा रही होगी, तीसरे वाले को यूडीपी वाली जा रही होगी। अब क्या होगा कि आपकी ट्रेसिबिलिटी मुश्किल हो जाएगी। रैंडमाइजेशन आ गई ना आपके स्कैन में, कि यार किसी को आप एक वाला भेज रोकेगा, अच्छा 5-6 एक वाले पैकेट आए हैं, 5-6 सिन वाले आए हैं, 5-6 आईसीएमपी वाले आए हैं, तो इसका मतलब वो खतरा नहीं है। लेकिन अब आपके 100 के 100 एक वाले जाना शुरू हो जाए, तो कहेगा यार ये तो मुझे लग रहा है कि ये वाला आईपी स्कैन कर रहा है। ठीक है ना, तो फायरवॉल्स वगैरह इस तरह के डिटेक्शन वाले उसमें आ जाते हैं। तो इससे आपकी रेंडमाइजेशन आ जाती है पीओ वाले ऑप्शन से, अगर आप स्कैनिंग में ये वाला यूज कर रहे हो। अच्छा, यहां पे हमने देखा कि ये नेटवर्क की स्कैनिंग हो रही है, हम आईपीस की बेस पे स्कैन कर रहे हैं। आईपी की बेस पे हम क्यों स्कैन करेंगे, तो हमने क्या करना है एक्चुअली, तो हमने उस आईपी के अंदर घुसने की कोशिश करनी है। ठीक, तो हमें किसी नेटक्राफ्ट की वेबसाइट से या किसी और वेबसाइट से हमें एक आईपी मिला इस यूनिवर्सिटी का, वहां पे हमने देखा था। ठीक है, हमने अब उसको स्कैन मार के देखना चाहा कि यार ये एक्सेसिबल है कि नहीं। एक्चुअली हम इस सारे करने का मकसद होता है कि हम वहां पे देखें कि कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है, कौन कौन सी पोर्ट ओपन है, बिकॉज सिर्फ आईपी से हमारा कोई फायदा नहीं होगा। आईपी से करेक्ट हम तब कर सकेंगे जब हमें वहां पे कोई पोर्ट मिलेगी, कोई पोर्ट ओपन मिलेगी ना। ठीक है, हमने एक्चुअली पोर्ट स्कैनिंग करनी है। तो पोर्ट स्कैनिंग की ये सारी इसी तरह से मेथोडोलॉजी बनी है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके हम उसी ग्राफिक वाले वेरिएंट में आते हैं, क्योंकि आपके सिर्फ 7 मिनट रह गए। ठीक है, ये सारी ना वन बाय वन उसी तरह की डिटेल्स दी हुई हैं, जिनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे देखने लगे। ठीक है, तो अगर आपने कनेक्ट स्कैन करना है, तो कनेक्ट स्कैन तो उसी तरह से आ गया कि आपने सिन भेजा, उसने आपको, अटैकर ने सिन हैक किया। ठीक है, अगर आपने इसके जवाब में हैक किया और साथ ही रीसेट कर दिया, इसका मतलब है आपने पूरा कनेक्शन बनाया। क्यों कि फायरवॉल क्या करती थी, वो कहती थी यार ये जो आईपी है ना, ये आधा कनेक्शन बनाता है, सिन करता है, जब इसको हैक मिलता है तो ये आगे से रीसेट कर देता है, तो ये कोई गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल बंदा क्या करेगा, नॉर्मल बंदा सिन सिन एक एक करके कनेक्शन बना के डेटा ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो
तो जब ये वाले स्कैन डिटेक्ट होने शुरू हो गए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम फुल कनेक्शन बना के फिर इसको खत्म करते हैं। अब इन्होंने क्या करना शुरू किया, सिन पैकेट भेजा, टारगेट ने उसको सिनेक्ट किया तो इन्होंने ऐड कर दिया, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। साथ ही अब इसने आरएसटी का पैकेट भेज दिया। अब चूंकि कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद ब्रेक हुआ है तो अब फायरवॉल इसको उस तरह से नहीं पकड़ेगी, एक यार तो कनेक्शन बना था तो ठीक है, समझ आता है? अच्छा, अगर आपकी पोर्ट क्लोज होगी नीचे वाले केस में, अगर तो ओपन होगी तो फिर तो ऐसे होगा कि आपका कनेक्शन बन जाएगा और उसके बाद आप उस कनेक्शन को खत्म कर दें। अगर वो पोर्ट क्लोज होगी तो फिर क्या होगा कि जब आप सिन का पैकेट उस खास पोर्ट पे भिजवाएंगे और वो पोर्ट क्लोज है तो आगे से आरएसटी आ जाएगा। आरएसटी का मतलब है कि ये आईपी तो लाइव है लेकिन जिस पोर्ट पे आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं ये पोर्ट बंद हुई हुई है, तो इससे आपको पता चलेगा ये वाली पोर्ट क्लोज है। सही है। इसी तरह एक होता है स्टील स्कैन। स्टील स्कैन में क्या होता है कि चूंकि कनेक्शन जब बनता है तो नॉर्मली कहीं ना कहीं लॉगिंग हो रही होती है, लॉग में आ जाता है कि इस आईपी ने हमारे साथ कनेक्शन बनाया था, ठीक है, लॉगिंग हो रही होती है इसकी ना। तो अगर आप लॉगिंग से बचना चाह रहे हैं तो आप क्या करते हैं कि सिन एग भेज देते हैं, सिन भी और एग भी, ठीक है, सिन और एग। जब आप सिन एग भेजते हैं तो वो कहते हैं यार ये पता नहीं किसने सिन एग भेज दिया, मैंने तो उसको सिन भेजा नहीं था, तो वो आगे से जवाब में आरएसटी कर देता है। ठीक है, आरएसटी की वजह से आपको पता लग जाता है कि ओपन भी है, काम भी कर रही है, और आरएसटी इसलिए आ गया कि कनेक्शन पहले से इस वाली पोर्ट पे एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। ठीक है, और अगर वो पोर्ट क्लोज है तो आपको पहले से आरएसटी मिल जाएगा। क्लियर हो गया? वही वाला स्कैन है जो हम पिछले वाले एग्जांपल में देख चुके हैं, वो जो पुरानी वाली हम चल रही थी। अच्छा, फिर एक पता नहीं इसका नाम एक्समस यानी कि क्रिसमस क्यों रखा हुआ है इस स्कैन का नाम। इसमें वो क्या करते हैं कि वो फिन, अर्जेंट और पुश तीनों फ्लैग ऑन करके भेज देते हैं, फिन का, अर्जेंट का और पुश का। अगर आगे से कोई रिस्पांस नहीं आता इसका मतलब है कि पोर्ट ओपन है। अगर आगे से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा तो उसमें पोर्ट ओपन है, लिसनिंग मोड में है। चूंकि इन तीनों का कोई मतलब नहीं है तो इसलिए उसने इसको कुछ भी नहीं किया, उसने कहा नहीं यार तीनों फ्लैग गलती से ऑन करके आता हूं। और अगर वो पोर्ट क्लोज है तो कोई भी पोर्ट क्लोज होगी उस पर जब भी आप पिंग करेंगे सामने से आपको जवाब में आरएसटी का फ्लैग मिलेगा। आरएसटी का मतलब है कि पोर्ट इस वक्त क्लोज स्टेट में जा रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मेमन अटैक। इसमें क्या होता है कि फिन और एग भिजवाते हैं। अगर आपको आगे से कोई रिस्पांस नहीं आता तो उसका पोर्ट ओपन है, और अगर वही बात है कि पोर्ट क्लोज है तो ऑटोमेटिकली आपको हर फॉर्म में जहां पे पोर्ट क्लोज होगी आपको जवाब में आरएसटी का फ्लैग मिलेगा। ठीक है, चाहे आप इधर से कुछ भी भिजवाएं तो आरएसटी का मतलब है कि इस वक्त ये पोर्ट क्लोज है। इसी तरह अगर आप यूडीपी के थ्रू स्कैन करवा रहे हैं, टीसीपी पे नहीं जा रहे हैं, यूडीपी पे जा रहे हैं, तो यूडीपी में आपको पता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, उसमें कोई कनेक्शन नहीं बनता, कोई सिनैक नहीं होते। तो आप क्या करें कि पोर्ट पे इसका ऑप्शन सारे जो है ना, ये मैंने ऊपर लिखे हुए ओपीटी के आगे -S और कैपिटल यू डाल देंगे आप स्कैन करते हुए एंड मैप का, तो ये आपको यूडीपी के थ्रू कनेक्ट बनाने की कोशिश करेगा उस पोर्ट के ऊपर। अगर पोर्ट ओपन है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अगर आपने किसी पोर्ट पे किसी आईपी के ऊपर यूडीपी वाले स्कैन के थ्रू पिंग किया, यानी कि उसको कनेक्शन बनाई, वो जो डेटा भिजवाया, उसने आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है, तो पोर्ट ओपन है और दिया तो कनेक्शन बिल्ड हो गया है क्योंकि उसने रिसीव कर लिया ना। ठीक है, और अगर उसका वो पोर्ट ओपन नहीं है तो आईसीएमपी होस्ट अनरीचेबल का मैसेज जवाब में आपको आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि वो आपने पैकेट आपका गया है लेकिन आगे उसको रेलेवेंट रिसीव नहीं किया गया, तो आपको आईसीएमपी होस्ट अनरीचेबल का मैसेज आ जाएगा। इसका मतलब है कि वो सर्वर या वो जो आपका टारगेट है वो उस यूडीपी की पोर्ट पे लिसन नहीं कर रहा, क्योंकि लिसन कर रहा होगा तो चुप करके रिसीव कर लेगा, क्योंकि यूटीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है ना। ठीक है, अच्छा, फिर एक ज़ूम्बी स्कैन होता है। ये थर्ड पार्टी स्कैन है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐसा कंप्यूटर तलाश करते हैं जिसको हम ज़ूम्बी बनाना चाह रहे हैं, टारगेट बनाना चाह रहे हैं, और वो आइडल पड़ा हुआ है, उस पर कोई ट्रैफिक नहीं हो रही, ये वो आपने आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, आप क्या करते हैं कि उसको सिन एग भिजवाती हैं, तो जवाब में जब उसका सिन एग के जवाब में कोई पैकेट आएगा उसमें से आप उसका आईपी आईडी नंबर वहां पैकेट में आ रहा होता है वो नोट कर लेंगे। ठीक हो गया, ये हमारा ज़ूम्बी है। उसके बाद हमने एक नया पैकेट बनाया जिसके अंदर रिप्लाई वाला जो एड्रेस है या सोर्स का जो एड्रेस है उसमें हमने उस ज़ोंबी का एड्रेस डाल दिया। ठीक है, और वो मैं अपने टारगेट को भिजवा दिया। जब वो टारगेट के पास वो वाला पैकेट जाएगा तो वो टारगेट किसको रिस्पांस देगा? ज़ोंबी को देगा। जब ज़ोंबी के पास वो सिन एक्ट के हवाले से एक रिस्पांस आएगा तो वो उसको आरएसटी का पैकेट भेज देगा। जब वो आरएसटी का पैकेट भेजेगा तो अपने आईपी आईडी की वैल्यू में का इजाफा कर लेगा। सही है ना? पहली बार जो हमने भेजा था तो उसका था 31337 था,
उसका आईडी, ठीक है, आईपी आईडी। जब आपने इसको भेजा टारगेट को, टारगेट ने रिस्पॉन्स इसको दिया, तो अब इसने जब इसको आरएसटी का पैकेट भिजवाया तो इसका 31338 हो गया, क्योंकि इसने एक कम्युनिकेशन की ना, तो 31388 आईडी ऐड हो गया है किसके अंदर। अच्छा, अब उसके बाद आप क्या करते हैं कि जब आप इसको, अच्छा, अदरवाइज क्या होगा, अगर तो वो पोर्ट ओपन है तो वो टारगेट उसको आरएसटी का पैकेट भिजवा देगा और उसकी वजह से उसका 2 टाइम एडिशन हो जाएगी उस वाले के अंदर, ठीक है। अब आप क्या करें कि ज़ूम्बी को ये एक्टिविटी करने के बाद ज़ूम्बी को दोबारा से अपना कनेक्शन बनाएं और जो उसका रिप्लाई आता है उसके अंदर आप वैल्यू देख लें, ठीक है। अगर तो 2 का इजाफा हो चुका है उस आईपी आईडी की वैल्यू में, तो इसका मतलब है कि वो जो पोर्ट थी उस टारगेट की वो ओपन थी, क्योंकि उसने उसको रिस्पॉन्स भिजवा दिया था। अदरवाइज वो ओपन नहीं होगी, वो आरएससी भिजवाएगा तो सिर्फ एक का ऐड हुआ होगा, ठीक है। लेकिन इस वाले अटैक में ये खास ख्याल रखने की जरूरत है कि ये अटैक तभी सक्सेसफुल होगा जब आपका वो जो ज़ूम्बी है वो आइडल पड़ा होगा, किसी और से कम्युनिकेट नहीं कर रहा। अगर वो किसी और से कम्युनिकेट कर रहा है, किसी और ने उसको मैसेज भेजा, तो आईपी आईडी में एडिशन आ जाएगी, तो आपको पता नहीं चलेगा कि यार ये मेरे टारगेट की कम्युनिकेशन की वजह से एडिशन आई है या उसकी अपनी किसी पर्सनल कम्युनिकेशन की वजह से एडिशन आई है, ठीक है। दो किस केस में होते हैं? एक मिनट बेटा, मैं सवाल बाद में आपसे बाहर ले लूंगा क्योंकि अभी क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, बल्कि हो चुका है तकरीबन, ठीक है। तो ये आगे ना उसकी ज़ूम्बी के स्कैन की ये एग्जांपल भी दी हुई है कि -pn, और आगे आप ना SI करके ज़ूम्बी का आईपी देते हैं और फिर एंड में टारगेट का आईपी देते हैं, ठीक है। तो अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा कि स्टार्टिंग द स्कैन यूजिंग ज़ूम्बी, ये वाला 10.10.1.11। एक्चुअली आप स्कैन कर रहे हैं 19 को, लेकिन थ्रू कर रहे हैं ज़ूम्बी के, ठीक है। तो एंड में आप ये सारे काम खुद से आईपी आईडी वगैरह चेक करके आपको बता देगा कि कोई पोर्ट ओपन है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक एससीटीपी है, एक एससीटीपी नया प्रोटोकॉल है टीसीपी के बाद का। ये क्या करता है कि ये जैसे 3 वे हैंडशेक होता था, इसका 4 वे हैंडशेक है। पहले इनिट, फिर इनिट एक्नॉलेजमेंट, फिर कुकी इको, और कुकी इको की एक्नॉलेजमेंट आती है। तो 4 वे में इसका हैंडशेक कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके अंदर भी इसी तरह से डिटेल दी हुई है। आप यूं कीजिएगा कि इन स्लाइड्स को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको सेंड कर दूंगा उसके ऊपर। कोई क्वेश्चन हुआ तो आप ग्रुप पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, और अगली क्लास के शुरू में मैं तकरीबन कोशिश ये करता हूँ कि मैं 10 मिनट पहले आ जाता हूँ, ठीक है। 7:50 तक, 7:45 तक मैं यहाँ पे होता हूँ, ठीक है। तो हम थोड़ा सा, क्योंकि रमजान में टाइमिंग कम हुए में, तो हम थोड़ा सा ना डिस्कशन उस वक्त भी, अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो हम उनको रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक हो गया। अभी तक का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। सर ये नेक्स्ट